Chapter 41 आरुषि अनिरुद्ध is going to जयपुर। अपने और अनिरुद्ध के बीच में हुई उस इंटेंस सेंसुअस मोमेंट के बारे में सोचकर आरुषि हैरान हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से उसे ऐसा क्या हुआ है जो अनिरुद्ध का करीब आना, उसे किस करना, उसे टीज करना इस आरुषि को बुरा नहीं लगा। उसे नहीं पता था कि अचानक से उस रात के बाद क्या चीज हुआ है। जहाँ अनिरुद्ध से पहले वह घबरा जाती थी, आज वही अनिरुद्ध के साथ वो बहुत प्रोटेक्ट फील करती है। आरुषि इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी एक सर्वेंट आरुषि के कमरे के दरवाजे को नॉक करती है। आरुषि जाकर कमरे दरवाजा खोलती है। सर्वेंट उसको बताती है कि दादी आ गई है और यह सुनकर आरुषि बहुत खुश होती है और वो तुरंत ही दादी से मिलने के लिए उनके पास जाती है। तारांकन रात के 9 बजे आरुषि दूध का गिलास लेकर दादी के कमरे में जाती है और उन्हें दूध का गिलास देते हुए कहती है, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। दादी आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए कहती है, हाँ मेरी बेटी, मुझे जो भी चाहिए होगा मैं तुझे बता दूंगी, लेकिन अभी तू मेरे पास बैठ। तुम मुझे एक बात बता, तूने आज सुबह मुझे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई कि मेरे जाने के बाद और अनिरुद्ध के जाने के बाद तेरे साथ इस घर में इतना बुरा व्यवहार किया गया था कि माया ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया था। भगवान का शुक्र है कि अनिरुद्ध सही वक्त पर आ गया। मेरा मन कर रहा था कि अभी जाओ और पूछूं कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोता बहू के साथ इतना गलत करने की। पता चला कि आज किसी पार्टी में गए हैं और कल सुबह लौटेंगे, लेकिन अच्छी खबर लूंगी उन दिनों की। आरुषि, अरे नहीं दादी, अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है और मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे ऐसा ही नहीं लगा और अब उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि उन्होंने गलत किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण इस घर में कोई तनाव आए। और वैसे भी कितना कहना था, अनिरुद्ध ने कह दिया। दादी मुस्कुराते हुए, ये तो बचपन है तेरा। पहली बार तो मैं बहुत हैरान हुई थी कि अनिरुद्ध ने अपने परिवार से लड़ाई की, लेकिन उसने बिल्कुल सही कदम उठाया और कोई घर का दूसरा व्यक्ति तुम्हारा अपमान कैसे कर सकता है। आरुषि हैरान, क्या कहा आपने? अनिरुद्ध पहली बार लड़ा है इस तरह अपने परिवार से? दादी हाँ बिल्कुल, और इसमें मुझे बहुत खुशी हुई कि वह अपनी पत्नी के सम्मान के लिए खड़ा रहा। आरुषि, तुम अनिरुद्ध के लिए बहुत खास बन गई हो। सच बताऊं तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे आने के बाद अनिरुद्ध में कोई बदलाव आया है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी अनिरुद्ध को इतनी अच्छी लड़की है मिल गई। उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ लेकर आएगी। वह अपने परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहता है, कि फिक्र करता है, सबकी चिंता करता है, उसके परिवार को कोई तकलीफ ना पहुंचे उसके लिए वह कोशिश करता है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़कियां आ गई है जो उसकी परवाह करती है, जो उसकी चिंता करती है और उससे वह प्यार देगी जो इतने सालों से उसे नहीं मिला। दादी आरुषि का हाथ पकड़कर इमोशनल टोन में कहती है, आरुषि तुम मेरी पोती की जिंदगी में अच्छे से भी आए हो, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि तुम उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तुम्हारे आने के बाद उसकी जिंदगी में बहुत अच्छी होती जाएगी। मैं जानती हूँ कि अभी बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम अनिरुद्ध का साथ कभी नहीं छोड़ोगी, चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल है तुम उसका हाथ हमेशा थाम कर रखोगी। उसकी जिंदगी में कोई रहे या ना रहे, लेकिन उसके जिंदगी में तुम हमेशा उसके पास रहोगे। वादा करो बेटा कि तुम उसका हाथ वो नहीं छोड़ोगे। दादी की बातों से आरुषि घबरा जाती है। एक तरफ जहां वह प्लान बना रही है अनिरुद्ध का पूरी तरह से खात्म करके इस रिश्ते से बाहर निकलने का और सुशांत के साथ शादी करने का, वहीं दूसरे तरफ दादी के वादे जहां वह अनिरुद्ध के हमेशा साथ देने के लिए कह रही है। एक तरफ सुशांत जो उसका प्यार है और एक तरफ अनिरुद्ध जो उसका पति है। आरुषि को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, लेकिन जिस तरह से दादी उसे देख रही थी आरुषि अपने सर हिलाकर वादा कर देती है। दादी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी कमरे के दरवाजे पर खटखट होती है। दादी और आरुषि दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां अनिरुद्ध खड़ा हुआ होता है। अनिरुद्ध अपने हाथों को फोल्ड करके कमरे में आता है और एक सस्पाइसियस नजरों से देखते हुए कहता है, क्या चल रहा है? इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हो रहा है? दादी अनिरुद्ध की तरफ अपना हाथ बढ़ती है। अनिरुद्ध दादी के हाथों में अपना हाथ देता है। अनिरुद्ध दूसरी तरफ जाकर बैठता है। दादी अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहती है, मेरे और आरुषि के बीच में क्या बात हो रही थी सीक्रेट है, वह मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तूने बहुत अच्छा किया। मुझे पता चला कि तूने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए किस तरह आवाज उठाए। अब तो मुझे पूरी तरह से मैं बेफिक्र हो गई हूँ कि किसी के साथ कोई हो या ना हो तो जरूर रहेगा। अनिरुद्ध हल्का सा आरुषि की तरफ झुकता है और आरुषि को देखते हुए कहता है, बिल्कुल दादी, मैं नहीं होगा तो कौन होगा? मेरी पत्नी के साथ गलत व्यवहार का हक मैं किसी को नहीं देता। विंक दादी अनिरुद्ध के चेहरे पर प्यार से थपकी देते हुए कहती है, दादी के सामने पत्नी से नए मटक्का कर रहा है, थोड़ी तो शर्म कर ले। अनिरुद्ध दादी को गाल पर किस करते हुए कहता है, क्या दादी, एक तरफ आप कहते हैं कि आपको पोता पोती का चेहरा देखना है और दूसरी तरफ आपको अच्छी नहीं लग रहा है जब आपका पोता अपनी पत्नी के साथ मटक्का कर रहा है। अरे पत्नी है मेरी, हक है मेरा।
अनिरुद्ध की बातों पर आरुषि हैरान रह जाती है। वो तो नजरें भी नहीं मिल पाई कि सामने कैसे बातें कर रहा है और वही दादी हंसने लगती है। अनिरुद्ध, वैसे घर में आज इतना सन्नाटा कैसे है? माँ माया और रोहित कहाँ है? आरुषि, वो सभी किसी पार्टी में गए हैं, कल सुबह तक ही लौटेंगे। तुम खाना कब खाओगे? तुम्हारा खाना लगा दूं? अनिरुद्ध, हाँ, बस में कपड़े चेंज करना, तुम मेरा डाइनिंग टेबल पर खाना लगाओ, मैं चलता हूँ, आप लोग बात कीजिए। अनिरुद्ध जैसे उठकर जाने लगता है तभी वह देखता है कि बैग की साइड की टेबल पर एक कार्ड रखा हुआ है। कार्ड को उठाते हुए अनिरुद्ध चौंकते हुए कहता है, दादी यह क्या? शेखावत फैमिली से कार्ड आया है, मानसी की शादी हो रही है 3 दिन बाद। ये कार्ड कब आया? जल्दी जाना होगा। दादी, शायद मेरे अनुपस्थिति में ये कार्ड आया था, मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा है। तो अनिरुद्ध, तुझे पता है तुम्हारी माँ और माया को जाएगी नहीं, रोहित के जाने का कोई मतलब नहीं है, और वही आर्यन की, उसका तो छोड़ ही दो। आप अपने पिता के रिश्तों को तुझे ही तो संभालना है, तो अपना बैग पैक कर ले और शादी में शामिल होने के लिए और आरुषि को भी अपने साथ लेकर जाओ। वैसे भी शादी के बाद तुम लोग कहीं भी बाहर नहीं गए हो, वह क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, हनीमून, वो भी हो जाएगा। शेखावत फैमिली राणा परिवार की बड़ी बहू से भी मिल लेंगे। अनिरुद्ध, ठीक है दादी, मैं जा रहा हूँ, कल ही निकलते हैं, 3 दिन बाद तो उसकी शादी है, और सबसे जरूरी सुमित्रा काकी से भी मिलना है। काम में बिजी होने के कारण 3 महीने हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई। कुछ दिन पहले उनका फोन आया था, वह चाहती है कि मैं उनके बेटे की बहू को मिलने उनसे लेकर आओ। बहुत एक्साइटेड थी और मुझे भी बहुत खुशी होगी उनसे मिलकर, आखिर वह मेरी दूसरी माँ है। दादी, हाँ बिल्कुल, इस शादी से कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वह सुमित्रा है। अगर उसे रात हो ना होती तो पता नहीं हमारे परिवार का क्या अंत होता। 16 वर्ष की आयु में जब तूने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने उन लो। अनिरुद्ध अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन जब वह गया था तो उसके चेहरे पर एक उदासी थी। आरुषि को बात तो नहीं पता चली, लेकिन इतना पता चल गया था कि कुछ तो ऐसा है जो अनिरुद्ध के दिल में घाव की तरह आज भी ताज़ा है, और इसके बारे में वह बात तक नहीं करना चाहता था। कोई ऐसा दर्द जो उसके दिल में है लेकिन किसी को नहीं बताना चाहता। आरुषि कमरे में पहुंचती है, उसे लगता है कि शायद उन्हें अपने कपड़े चेंज कर लिए होंगे और उसे खाने के लिए पूछने गई थी, लेकिन वो तो उस कमरे में नहीं मिलता और कुछ देर इंतजार करती है, और जब अनिरुद्ध नहीं आता तो आरुषि उसे ढूंढते हुए टेरेस पर पहुंचती है। अनिरुद्ध चांद को देख रहा था। आरुषि पहले तो जाने का डिसाइड करती है, लेकिन वह रुक जाती है क्योंकि उसे समय शायद अनिरुद्ध को एक अकेलेपन की जरूरत थी। अभी अनिरुद्ध और आरुषि के बीच में इतना अपनापन नहीं आया था कि अनिरुद्ध दिल खोलकर अपने दिल की बात और दिल का दर्द आरुषि के साथ बांट सके। तारांकन, 2 घंटे बीत गए थे। इस घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, 11 बजे बज गए हैं, ये पता क्यों नहीं आया? क्या सोच रहा है? मुझे जाना चाहिए, ये ओवर थिंकिंग बहुत खतरनाक होती है। आरुषि जैसे कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है कि तभी अनिरुद्ध सामने आ जाता है। अनिरुद्ध कमरे में एंटर होता है और वह देखता है कि 2 बैग हो रखे हैं। अनिरुद्ध, तुमने बैकपैक भी कर लिए है? आरुषि, मेरे पास कुछ और काम था, नहीं तो मुझे लगा कि हमें सुबह निकलना है तो अभी पैकिंग कर लेती हूँ। वैसे तो मैं सामान रख लिया है, लेकिन तुम्हें फिर भी कुछ चाहिए तो तुम एक बार देख लेना। अनिरुद्ध, तुमने बैकपैक किया है तो सब कुछ होगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे भूख लगी है, तुम डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तारांकन, कुछ देर बाद अनिरुद्ध डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है जहां पर आरुषि उसका इंतजार कर रही थी। अपने लेफ्ट हाथ से खाना खाने की कोशिश करता है जो उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन आरुषि उसके पास बैठी थी, लेकिन वो उसे नहीं कह रहा था। वह किसी और ख्याल में था और उसे समझ रही थी कि कुछ तो है हो रहा है। आरुषि, मन में बोल बात बहुत बड़ी होगी, जिसके बाद अचानक से अनिरुद्ध में बदलाव आया है। आखिर क्या ऐसी बात जिसके कारण इतना परेशान हो गया है? आरुषि अनिरुद्ध के हाथ से चम्मच लेती है और वह उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की किसी मुस्कुराहट आती है और उसके हाथ से खाना खाने लगता है। अनिरुद्ध और आरुषि की स्वीट जेस्टर को दूर से दादी देख रही थी। दादी, चलो अच्छा है और उसके साथ है, मैंने भी गलत बात शुरू करती थी। अगर अब आरुषि नहीं रहती तो अनिरुद्ध उस रात के बारे में सोचता ही रहता, लेकिन अब आरुषि से संभाल लेगी। हालांकि जिस जगह वह जा रहा है उसकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी, लेकिन मैं अभी बेफिक्र हूँ क्योंकि आरुषि उसके साथ होगी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस यात्रा के बाद जितने भी दूरियां बची हुई है पूरी तरह से खत्म हो जाए और बहुत खुशी के साथ वापस लौटे। इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे और अनिरुद्ध के दिल से आरुषि उस दर्द को खत्म करते हैं जिससे वह 16 साल की उम्र से लेकर बैठा हुआ है। अनिरुद्ध के दिल में क्या है गहरी गांव, जिसके कारण कब हो गया इतना परेशान? आरुषि अनिरुद्ध जा रही है जयपुर। क्या जयपुर जाने के बाद उनकी जिंदगी में आएगा कोई बदलाव? क्या बढ़ जाएगी और भी दूरियां? आरुष अनिरुद्ध की इस प्यार। जब 42 आरुषि इज फीलिंग जेलस।
12 साल पहले जयपुर में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण राणा परिवार अपना सब कुछ छोड़कर गोवा चला आया था। शेखावत परिवार राणा परिवार का ही एक हिस्सा है, हालांकि वह इतने करीब नहीं है लेकिन एक ही खानदान के हैं। वैसे तो जयपुर शहर में अनिरुद्ध के लिए कुछ ऐसे दर्द की यादें हैं जिन्हें वह याद नहीं करना चाहता। उसका बस चलता तो वह जयपुर कभी वापस नहीं आता, लेकिन क्योंकि उसका खानदान का एक हिस्सा यहाँ पर है इसलिए उसे साल में एक बार तो यहाँ आना ही होता है। शेखावत विला दुल्हन की तरह सजा हुआ है क्योंकि घर में बेटी की शादी होने वाली है और वही अनिरुद्ध और आरुषि का भी बहुत बेसब्र होकर इंतजार हो रहा है। आरुषि और अनिरुद्ध शेखावत विला पहुंचते हैं जहां पर घर के सभी सदस्य उनके वेलकम करने के लिए खड़े थे और यह भीड़ काफी ज्यादा थी। अब एक संयुक्त परिवार था इसलिए परिवार में 40 लोग थे, लेकिन यह आरुषि के लिए काफी शौकन था। वह पहली बार एक फैमिली में इतने सारे सदस्य देख रही थी। घर की सबसे बड़ी दादी हाथ में आरती था लेकर अनिरुद्ध और आरुषि का स्वागत करती है और उसके बाद अनिरुद्ध के माथे पर तिलक लगाने के बाद वह आरुषि के माथे पर तिलक लगाते हुए कहती है, क्या बात है अनिरुद्ध, तेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है, सच में चांद का टुकड़ा लेकर आया है तू अपने घर। दादी की बातों से आरुषि शर्मा जाती है। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखा है और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए दादी से कहता है, अच्छा तो मेरी पत्नी चांद का टुकड़ा है तो फिर आप मेरे लिए क्या कहेंगी? आग का गोला। वैसे भी आप सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे पहले, मुझे अभी भी याद है। अनिरुद्ध की बात पर घर के सभी सदस्य हंसने लगते हैं और दादी अनिरुद्ध का कान खींचकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह तो इसलिए कहते थे क्योंकि तुझ में कितना गुस्सा था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता था, लेकिन ये जो तेरी पत्नी है ये बिल्कुल चांद जैसी लग रही है, शीतल आंखों को सुकून देने वाली। दादी की बात पर हमें बढ़ाते हुए साथ में खड़ी परिवार की एक औरत कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने, देखी तो सही अनिरुद्ध जब भी आता था उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव रहते थे, लेकिन देखो तो सही आज कैसे मन मुस्कुरा रहा है, लगता है पत्नी के आने का कमाल है। दादी, अरे वह तो मैं देख ही रही हूँ, पत्नी के आने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं, तो फिर अनिरुद्ध क्या है। दादी की बात पर आरुषि भी अपनी मुस्कुराहट को नहीं रोक पाती और जिसे अनिरुद्ध भी देख लेता है अंदर थोड़ा सा शाय फील करता है। अनिरुद्ध, अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब हम अंदर आए या फिर सारी बातें यही दरवाजे पर खड़ी होकर करना है। दादी मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ अंदर आओ। आरुषि और अनिरुद्ध हाल के बिल्कुल में सेंटर पर रखे सोफे पर साथ में बैठे हुए थे और घर के बाकी सदस्य अलग सोफे पर थे और सभी की नजरें आरुषि और अनिरुद्ध की तरफ थी। अनिरुद्ध के लिए तो बहुत नॉर्मल था, लेकिन आरुषि के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, वह तो अपनी नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। 40 लोग जिसमें वह दुल्हन भी शामिल थी, मानसी जिसकी शादी हो रही है, वह सब हाल में इधर उधर बैठे हुए हैं। आरुषि अपने मन में था, भगवान क्या यह एक ही घर के लोग हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले के लोग आ गए हैं। मैंने आज से पहले एक फैमिली में इतने लोग नहीं देखे। सच में अनिरुद्ध का परिवार इतना बड़ा होगा मुझे नहीं पता था, लेकिन जब इसका परिवार यहाँ है वह भी इतना बड़ा, तो फिर अनिरुद्ध, मम्मी, बहन, माया, दीदी के पति और दादी, यह सब वहाँ क्यों रहते हैं, यहाँ जयपुर में क्यों नहीं? आरुषि अपने ख्याल में थी कि तभी मानसी आरुषि को प्लीज करते हुए कहती है, वैसे भाभी जरा बताया आपने हमारे भैया पर ऐसा क्या जादू कर दिया है जो वह शादी करने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि हम तो अपने अनिरुद्ध भैया को बहुत अच्छे से जानते थे, जब भी शादी की बात होती थी वह यही कहते थे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं हमेशा कुंवारा रहूंगा, मुझे शादी वादी में बिल्कुल यकीन नहीं है। और अब देखो कैसे अपनी पत्नी के साथ चिपक कर बैठे हैं। मानसी की बात पर घर के सभी सदस्य हंसने लगते हैं। अनिरुद्ध तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था और आरुषि, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह मुस्कुराते हुए बस अपना रिस्पांस दे रही थी क्योंकि शब्द तो उसके पास खत्म हो गए थे। शिखा, घर की दूसरी बेटी, वैसे भैया हम सब जानते हैं कि शादी बहुत जल्दी में हुई है, लेकिन ये तो बताए कि आप आरुषि भाभी से कब मिले थे? मेरा मतलब कि कौन सा पल था जब आपको उनसे प्यार हो गया और अपने डिसाइड किया कि इसी लड़की से मैं शादी करूंगा, यही लड़की होगी जो मेरी पत्नी बनेगी, क्योंकि जबरदस्ती से तो आपसे कोई शादी कर नहीं सकता। शिखा के इस सवाल पर आरुषि के चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि भले ही आज वह अनिरुद्ध के साथ मुस्कुरा रही है, शायद उनके बीच में कुछ नजदीकी आ रही है, लेकिन वह उसे पाल को आज भी नहीं भूल सकती कि उसे कैसे नशे की हालत में उठाकर अनिरुद्ध अपने घर लेकर आया था और कैसे जबरदस्ती उससे शादी की गई थी। यह शादी से पहले अनिरुद्ध ने आरुषि को उसी के परिवार से 1 करोड़ रुपए में खरीदा था और अनिरुद्ध में पहली मुलाकात में आरुषि को अपना गुलाम कहा था, जिसका दर्द आरुषि के दिल में आज तक है। शिखा के इस सवाल से आरुषि के आगे वह सारे पल सामने आ जाते हैं और वह अनकंफर्टेबल होने लगती है। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे की तरफ देखता है और वह समझ जाता है कि शिखा के सवाल से आरुषि के अतीत के कारण वह परेशान होने लगी है, लेकिन जवाब तो देना ही था, इसलिए अनिरुद्ध शिखा के जवाब को देते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, इसमें प्यार वगैरह कुछ नहीं है, तुम जानते हो मुझे, मैं इन सब में यकीन नहीं करता।
यह अरेंज मैरिज है। दादी ने मुझे आरुषि से मिलवाया था। दादी जिस मंदिर जाती थी आरुषि विवाह आई थी और दादी को आरुषि अच्छी लगी और मैंने भी सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। और जब मैं आरुषि से मिला तो मुझे लगा कि शायद ये सही लड़की रहेगी, इसके साथ मैं अपना पूरा जीवन अच्छे से बीता पाऊंगा। और बस चट मंगनी और फट शादी गया हो गया। दादी, चलो आनंदीबाई ने ये तो बिल्कुल सही किया, अपने पोते की आंखें शादी करवा ही दी। कुछ देर बाद एक औरत दादी के कान में आकर कुछ कहती है। दादी अनिरुद्ध और आरुषि की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अनिरुद्ध, आरुषि काफी देर हो गई है, अब तुम जाकर थोड़ी देर आराम करो। गोवा से आए हो, सफर में थक गए होंगे, फ्रेश हो जाओ, कमरे में ही तुम्हारा नाश्ता भिजवा देती हूँ। पुष्पा, तुम अनिरुद्ध और आरुषि को उनका कैमरा दिखाओ। दादी सबको इशारा करती है। घर के सभी सदस्य अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। अनिरुद्ध और आरुषि कमरे की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अनिरुद्ध बुक कर आरुषि से कहता है, आरुषि तुम जो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे किसी और से मिलना है। आरुषि, ठीक है। तारांकन। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा लॉक होता है। आरुषि जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकाल कर आती है और अपने साड़ी को संभालते हुए वह दरवाजा खोलती है। सामने पुष्पा थी जो शेखावत घराने की नौकरानी थी। उसके साथ 2 लड़कियां और थी जिनके हाथों में नाश्ता लगा हुआ था। आरुषि के सारे पर वह तीनों कमरे में आती है। वह दोनों लड़कियां टेबल पर नाश्ता लगने लगती है। नाश्ता लगाने के बाद में दोनों लड़कियां वहां से जाने लगती है। पुष्पा जाने से पहले आरुषि से पूछता है, अनिरुद्ध सा अभी तक नहीं आई क्या? काफी देर हो गई है। आरुषि, हाँ देर तो काफी हो गई है, उन्होंने कहा था कि पास कुछ देर में आ जाएंगे। पुष्पा, मुस्कुराते हुए, आते ही होंगे, वैसे भी इतना बड़ा परिवार है, सबसे मिलने के बाद भी कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनका हमसे मिलना बाकी है, शायद उसी में वक्त लग रहा होगा। आरुषि मुस्कुराते हुए, हाँ यही हो सकता है, क्योंकि मैं तो पहले कभी एक परिवार में इतने लोग नहीं देखे। वैसे मनोरंजन की तो कमी नहीं होती होगी ना, जब घर के सभी सदस्य एक साथ बैठते होंगे। पुष्पा हंसते हुए, अरे बिल्कुल भी नहीं, अभी तो कुछ सदस्य थोड़ी शर्मा रही थी, रात को देखना क्या महफिल जमेगी। आरुषि खिड़की की तरफ जाकर पर्दों को खोलते हुए कहती है, मुझे इंतजार है। आरुषि जैसे ही खिड़की खोलती है वह देखती है कि शेखावत विला के गार्डन एरिया में अनिरुद्ध एक लड़की के साथ है। उनके बीच की बातें कहीं हंसते मुस्कुराते हो रही है और आरुषि तब हैरान रह जाती है जब वह देखी है कि वह लड़की अनिरुद्ध के शोल्डर पर थपथपाती है। आरुषि सस्पाइसियस नजरों से अनिरुद्ध को देख रही थी। आरुषि, ये लड़की कौन है जिसके साथ अनिरुद्ध इतना मुस्कुराते हुए बात कर रहा है? आरुषि की बात सुनकर पुष्पा खिड़की के पास पहुंचती है और जैसे ही वह खिड़की के बाहर अनिरुद्ध को दिखती है, आरुषि के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, और ये तो अनुराधा है, हमारे यहाँ जो लिखा जोखी का काम करते हैं ना, उनकी बेटी है। इन्होंने भी कुछ पढ़ाई कर रखी है जिसका नाम नहीं पता, लेकिन ये भी वही काम करते हैं जो उनके पापा करते आए हैं शेखावत परिवार के लिए। और उसके साथ ही कि अनिरुद्ध सखी बचपन की दोस्त है, इनका यहाँ कुछ दूरी पर ही घर है, बहुत पक्की दोस्त है ये बचपन से। आरुषि की नर्सरी अनिरुद्ध पर और भी ज्यादा पहले हो जाती है जब पुष्पा उसे बताते हैं कि जिस लड़की के साथ वह बात कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध के बचपन के दोस्त है। पहले कभी अनुरोध को लेकर कोई जेलफूल नहीं हुई, कौन लड़की अनिरुद्ध के कितने करीब है उसे कभी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि पार्टी नाइट को भी आरुषि ने अनुरोध के साथ नैना को डांस करने के लिए अलाउड कर दिया था। आज अनुराधा के साथ आदत को बात करते हुए देखकर आरुषि को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। आरुषि जेलस, अच्छा तो अनिरुद्ध की कोई बचपन की दोस्त भी है, ये बात तो मुझे आज पता चल रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ आने के बाद अनिरुद्ध के बारे में बहुत कुछ पता करना बाकी है जो मुझे वहाँ नहीं पता। कैसे, क्या उनकी शादी हो गई? क्योंकि अनिरुद्ध की उम्र की है तो अब तक हो गई होगी। पुष्पा, बात तो चल रही है लेकिन अभी तक कहीं पक्की नहीं हुई है, क्या पता इस साल के अंदर हो जाए। आरुषि जेलस, आई विश कि इस साल के अंदर हो जाए। पुष्पा, आरुषि वैसा आप तो नाश्ता कर लीजिए क्योंकि अब तो अलेक्सा अनुराधा से बात करने बैठ गए, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जब बचपन के 2 दोस्त बात करने बैठते हैं तो फिर कहानी थोड़ी लंबी चलती है और वक्त भी बहुत लगता है और नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आरुषि, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बस एक फ़ोन कॉल करूंगी और अनिरुद्ध नाश्ता करने आ जाएंगे। आपका शुक्रिया, आप जा सकती हैं। पुष्पा कमरे से चली जाती है। आरुषि अनिरुद्ध को कॉल लगाते हुए खिड़की की तरफ देख रही होती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि आनंद उसका कॉल उठाएगी और वह अपनी बात को आधी छोड़कर कमरे में आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अनिरुद्ध आरुषि के कॉल को अवॉइड करता है और वो कंटिन्यू अनुराधा से बात कर रहा होता है। आरुषि देखकर इरिटेट हो जाती है, वह खिड़की को गुस्से से बंद कर देती है, लेकिन आरुषि ने सिर्फ आधा ही सच देखा था और उससे पहले ही गुस्से में उसने खिड़की बंद कर दी। अनिरुद्ध ने आरुषि के कॉल को अवॉइड जरूर किया था, लेकिन वह अनुराधा से कंटिन्यू बात नहीं कर रहा था। वह अपनी बात को खत्म करते हुए अनुराधा से हाथ मिलाते हुए कहता है, ओके अनुराधा, तो रात में मिलते हैं, मेरी पत्नी मुझे कॉल कर रही है।
उसे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अनुराधा मुस्कुराते हुए, ठीक है जाए, वैसे मुझे मिलना है तुम्हारी पत्नी से कि ऐसी कौन है जिसने अनिरुद्ध के अंदर एक बदलाव ला दिया है जो मैंने सालों में नहीं देखा। वह मैं आज देख रही हूँ। किसी का कॉल आया और अनिरुद्ध बात छोड़कर उसके पास जा रहा है। मतलब जो भी है बहुत ही ज्यादा खास है। अब तो मुझे उससे मिलने की इच्छा बहुत बढ़ गई है। जब 43 आरुषि इज फीलिंग जेलस पार्ट 2। आरुषि को कभी भी किसी लड़की से जलन नहीं हुई जो भी अनिरुद्ध के करीब गई, लेकिन आज पहली बार आरुषि को फर्क पड़ रहा था। अनुराधा और अनिरुद्ध का एक दूसरे से यूं हंसते मुस्कुराते बातें करते थे। आरुषि को पसंद नहीं आ रहा था और वह बहुत इरिटेट हो रही थी और कहीं ना कहीं जेलस भी हो रही थी, और यह जेलसी उसे आज पहली बार हो रही थी। सबसे ज्यादा आरुषि फ्रस्ट्रेटेड तो तब हो जाती है जब वह देखती है कि अनिरुद्ध ने उसकी कॉल को अवॉइड कर दिया और वह अपने बचपन की दोस्त से कंटिन्यू बात कर रहा है। लेकिन हकीकत की क्या थी यह आरुषि नहीं जानती थी। लेकिन अनिरुद्ध पर गुस्सा निकालते हुए आरुषि कहती है, पुष्पा जी ने बिल्कुल सही कहा था, बचपन की दोस्त है, बातें तो लंबी चलेगी ना, फिर क्या फर्क पड़ता है कि अगर पत्नी कॉल करके बुला रही है, वह तो बस अभी अभी उसकी जिंदगी में आई है, लेकिन वह बचपन की दोस्त ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो आज उसने मेरा कॉल कट कर दिया। वैसे तो मुझे परेशान करता है, मेरे हाथों से खाना खाना था तो मुझे घर से बुलाकर अपने ऑफिस लेकर गया। कल भी मैंने उसे अपने हाथों से कल भी खाना खिलाया और आज मेरी कॉल अवॉइड कर रहा है अपनी इस बचपन की दोस्त के लिए। सच में अनिरुद्ध। आरुषि अनिरुद्ध पर गुस्सा कर ही रही थी कि तभी वह अपना अक्ष शीशे में देखती है जो कि गुस्से में लाल दिख रहा था। आरुषि शीशे के करीब जाकर अपने चेहरे को गौर से देखते हुए कहती है, यह मेरा चेहरा ऐसा लाल क्यों हो रहा है? मुझे कोई गुस्सा थोड़ी ना आ रहा है, ये तो बस मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये कैसा बिहेव कर रही हूँ? मैं तो बिल्कुल टिपिकल वाइफ वाली लाइन बोल रही हूँ। जब पति वक्त पर नहीं आता और पत्नी उसे पर गुस्सा करती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो उसकी लाइफ है, किसी से भी कितने वक्त तक बात करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे अनिरुद्ध से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, नहीं उसे अनुराधा से। मैं अपना मस्त खाना खाती हूँ और उसके बाद एक चैन की नींद सोती हूँ। करता रहे वह बातें उसे जब तक करनी है। आई एम वेरी रिलैक्स जेलस टोन। आरुषि गुस्से से विंडो को बंद करके पर्दा लगा देती है और उसके बाद वह सोफे पर बैठकर निवाला को तोड़कर जैसे ही खाने जा रही होती है कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अनिरुद्ध एंटर करता है। आरुषि अनिरुद्ध को एक लुक देती है, लेकिन उसके बाद खाना खाने लगती है। अनिरुद्ध आरुषि के साइड वाले सोफे पर जाकर बैठते हुए कहता है, आरुषि तुम्हें इतनी भी क्या भूख लगी थी कि मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? आरुषि रूड टोन, मैंने तो तुम्हें कॉल किया था, लेकिन शायद तुम किसी के साथ बात करने में इतना बिजी थे कि तुम्हें मेरा कॉल उठाने का भी वक्त नहीं मिला। आरुषि फुल जेलस फीलिंग में और एक रूड एक्सप्रेशन के साथ अनिरुद्ध को जवाब देती है। आरुषि की वह टोन सुनकर अनिरुद्ध हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है, क्योंकि उसकी बात में एक टोन भी था जिसका आरुषि को भी एहसास होता है। इसलिए अपनी बात को संभालते हुए आरुषि कहती है, मेरा मतलब है कि इतना बड़ा परिवार है, आई नो कि हम जिन सदस्यों से मिले हैं उसके अलावा भी तुम बहुत लोगों से मिल रहे होंगे और इसलिए तुम्हें मेरा फ़ोन उठाने का वक्त नहीं मिला, तो मुझे लगा कि तुम्हें आने में बहुत देर हो जाएगी और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया। लेकिन अब तुम आ गए हो तो चलो तुम भी खाना शुरू कर दो। अनिरुद्ध सोफे से उठते हुए आरुषि की तरफ एक वियर्ड एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, तुम तब तक अपना खाना खा लो और उसके बाद तुम्हें ही तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना है। अनिरुद्ध वॉशरूम में चला जाता है। अनिरुद्ध के जाने के बाद आरुषि इरिटेटिंग टोन में कहती है, यह आज मैं इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रही हूँ? ये तो मेरा स्वभाव नहीं है। वह मुझसे ठीक से बात कर रहा है और मैं इतनी रूडली जवाब दे रही हूँ। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ रहा है, और मुझे फर्क क्यों पड़ेगा? भले वह मेरा पति है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं सुशांत से प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए नहीं। ये तो मुझे इसलिए गुस्सा आया क्योंकि मेरी कॉल अवॉइड की, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तारांकन गोवा। नैना गुस्से से टेबल पर फोन पटकते हुए कहते हैं, तो अनिरुद्ध कल ही वापस आ गया था और उसने मुझे एक मैसेज करके भी नहीं बताया कि वह गोवा गया है, और अब मुझे पता चल रहा है कि वह तो अपनी पत्नी के साथ किसी परिवार के फंक्शन में शामिल होने के लिए जयपुर चले गए हैं। और यह बात मुझे आप पता चल, मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, पिछले 7 साल से वह चीखता है, उसकी भी खबर सबसे पहले मुझे मिलती है, और आज मुझे इतनी बड़ी बात नहीं पता चली। मैं क्या सोच रही थी कि अनिरुद्ध के वापस आने के बाद एक ऐसा प्लान बनाना है जिसमें अनिरुद्ध, आरुषि और सुशांत को एक दूसरे के आमने सामने लेकर आना है। एक तरफ सुशांत को झटका लगेगा, दूसरी तरफ आरुषि को, और तीसरी तरफ जब अनिरुद्ध को ये पता चलेगा कि जो लड़का मेरे साथ मेरा पर्सनल असिस्टेंट है वह आरुषि का वही दोस्त है जिसके लिए वो उससे लड़ गई थी, जो बंदूक से भी नहीं डर रही थी, लेकिन सारा प्लान ठप हो गया।
मुझे अनिरुद्ध पर बहुत गुस्सा आ रहा है और सबसे ज्यादा उसे आरुषि पर धीरे धीरे करके मेरे अनिरुद्ध को मुझसे दूर लेकर जा रही है। अब तो डर लग रहा है कि जयपुर में उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसे मैं सहन कर सकूं। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि वह सिर्फ 2-3 दिन के लिए गए हैं और इन 2-3 दिन में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इन 2-3 दिन के अंदर मैं कुछ और प्लान बना सकती हूँ। मुझे ये तो पता है कि आरुषि और सुशांत का रिश्ता का सच क्या है। तारांकन। रात के 9 बज रहे हैं। जयपुर के शेखावत विला में संगीत की धुन बरकरार है। घर के सभी सदस्य खूब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आरुषि दुल्हन के पास बैठी हुई है और उन सब लोगों को नाचते गाते हुए देखकर वह भी बहुत खुश हो रही है। वही अनिरुद्ध घर के दूसरे आदमी लोगों के साथ अपने ही किसी बात में बिजी है और तभी वहां पर अनुराधा पहुंचती है। आरुषि अनुराधा को पहचान लेती है कि वही है जिसके साथ सुबह अनिरुद्ध बात करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि उसने आरुषि के फोन को अवॉइड कर दिया था। अनुराधा अनिरुद्ध को ढूंढते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। आरुषि की नजरें अनुराधा पर ही थी और उसके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ जाते हैं जब वह अनिरुद्ध और अनुराधा को बात करते हुए देखते हैं। अनुराधा अनिरुद्ध के पास जाकर कहती है, अनिरुद्ध चलो आप अपनी पत्नी से मिलाओ, मैं बहुत एक्साइटेड मुझसे मिलने के लिए। अनिरुद्ध अनुराधा को अपने साथ लेकर आरुषि की तरफ आगे बढ़ता है। वैसे तो आरुषि की नजरें अनिरुद्ध और अनुराधा पर ही थी, लेकिन जैसे ही वह नोटिस करती है कि वह उसी की तरफ आते हैं तो आरुषि पास की खड़ी एक लड़की से बात करने लगती है, ये दिखाते हुए कि वह भी लोगों से घुलने मिलने में बहुत बिजी है। अनिरुद्ध आरुषि के पास पहुंचता है। आरुषि मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध की तरफ कहती है, हाँ बोलिए क्या बात है। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आरुषि मुझे तुम्हें इन्हीं से मिलना था। यह अनुराधा है मेरी बचपन की दोस्त और अनुराधा यह है मेरी पत्नी। जैसे तुम मिलने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि बार बार बस यही कही जा रही थी। तुम्हें पता है आरुषि, जब अनुराधा को ये पता चला कि मेरी शादी हो गई है, पहले तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था और बाद में एक ही बात कहने लगी कि मुझे तुम्हारी पत्नी से मिलना है, देखना है कि वह कैसी है, तो देख लो यह है मेरी पत्नी आरुषि। आरुषि अनुराधा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हेलो कहते हैं, लेकिन अंदर से तो उसके अंदर जैसे एक जलन की आग लग गई थी। अनुराधा मुस्कुराते हुए हाय आरुषि, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सच में मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि जितना मैं अनिरुद्ध को जानती हूँ। अनिरुद्ध के बाजू को पकड़ते हुए इसके बाद आरुषि के चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन आ जाते हैं। मुझे नहीं लगा था यह इतनी आसानी से शादी कर लेगा, क्योंकि जब भी हम मिलते थे और मैं उसे पूछती थी कि अनिरुद्ध लव लाइफ के बारे में क्या है, कोई लड़की पसंद है या नहीं, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो मैं मजाक में कहा करती थी कि मुझे कर लो यार। वैसे भी मेरी शादी होने में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और वैसे भी हम पहले भी एक दूसरे के पति पत्नी बना करते थे। अनुराधा की बात सुनकर आरुषि शॉक्ड होते हुए अनिरुद्ध की तरफ देखती है। आरुषि की एक्सप्रेशन देखकर अनिरुद्ध अनुराधा से कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, देखो ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातों से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसे ठीक से बताओ कि तुम बचपन के खेलों की बात कर रहे हैं। अनुराधा, अरे सॉरी, अच्छा हुआ अनिरुद्ध तुमने वक्त पर बता दिया। आरुषि कुछ गलत मत समझ लेना, मेरा मतलब यही था। वह मैं अनिरुद्ध और हमारे आस पड़ोस के कुछ बच्चे जब हम घर घर खेला करते थे तो उसमें हमेशा मैं और अनिरुद्ध ही एक दूसरे की पति पत्नी बना करते थे। बस इस बात को लेकर मैं उसे छेड़ा करती थी कि क्यों ना इस बच्चे वाले खेल को हकीकत में बदल लिया जाए, लेकिन अनिरुद्ध हमेशा कहता था कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह इमोशन लव इनमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। लेकिन अब देखो शादी हो गई और पता भी नहीं चला। मुस्कुराते हुए अनुराधा की पूरी बात क्लियर करने के बाद अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे की तरफ देखता है। वह चाहता था कि आरुषि को जलन हो, उसे नैना से जलन नहीं हुई, लेकिन उसकी बचपन की दोस्त अनुराधा से जलन हो, और आरुषि को जलन हो भी रही थी। वह मुस्कुराते हुए हमें हाँ मिला रही थी, लेकिन उसे कितनी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी उसे खुद भी एहसास नहीं था, लेकिन वो अपनी जेलसी को हाइड करने में आरुषि अच्छी थी। इसलिए अनिरुद्ध ये देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि आरुषि को अनुराधा से भी जलन नहीं हुई। आरुषि, अनुराधा और अनिरुद्ध के बीच में एक लंबी बातें चलती है, लेकिन उनकी अधिकतर बातों में अनिरुद्ध और अनुराधा के बचपन का जिक्र था, जिसे सुनकर आरुषि की जलन बस बढ़ती जा रही थी। अनुराधा हंसते हुए, पता है एक बार तो अनुरुद्ध ने एक लड़का था मयंक, उससे लड़ाई कर ली थी। किस्मत कैसे हुई, अनुराधा मेरी पत्नी है, उसके पति नहीं बन सकते। जो मेरा है वह हमेशा मेरा ही रहेगा, किसी और का नहीं। बाप रे। वैसे तो अनिरुद्ध को भी अनुराधा की बातें थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही थी कि वह इस तरह की बातें और उसी के सामने क्यों कर रही है, लेकिन वही एंजॉय भी करता है, क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या अब आरुषि को ये देखकर जलन होता कि उसका पति एक वक्त में किसी और लड़की के कितना करीब था। इसलिए वह अनुराधा को बीच में नहीं टोकता और अनुराधा आरुषि को बातें बताई जा रही थी, जिसे सुनकर आरुषि की फ्रस्ट्रेशन और जलन बस बढ़ते जा रही थी। आरुषि,
अपने मन में बाहर से मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है, समझ में आ गया कि तुम दोनों कितनी अच्छी दोस्त हो, कितने खास दोस्त हो। पत्नी सामने खड़ी है लेकिन पति बचपन की दोस्त की कहानियों पर अनिरुद्ध कैसे मुस्कुरा रहा है। क्या उसे अजीब नहीं लग रहा कि उसके बचपन के दोस्त इस तरह की बातें कर रहे हैं? मतलब कितना मुस्कुरा रहा है, जैसा कि वह पता नहीं क्या बता रही है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा इन लोगों की यह बोरिंग बातें सुनने में, लेकिन मुझे बस जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपना सर हमें हिलाना पड़ रहा है। बार बार यह पति पत्नी का शब्द सुनकर मैं इरिटेट हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि अनुराधा अनिरुद्ध में इंटरेस्टेड है। वह तो मेरी शादी हो गई, अगर मैं नहीं मिलती तो अनुराधा की शादी हो गई होती कि शादी कर लेता, ना किसी ने रोका था, मेरी जिंदगी तो बच जाती। ऐसे बीच मदार में आरुषि अपने ख्यालों में बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी अनिरुद्ध आरुषि के बाजू को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहता है, तुम सुन रही हो ना, हम तुमसे बात कर रहे हैं। आरुषि, मैं सुन रही हूँ, तुम्हारे बचपन के किस बातें बहुत मजेदार है। अनिरुद्ध, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आता हूँ, तुम दोनों बात करो। अनिरुद्ध और अनुराधा को छोड़कर आरुषि वहां से चली जाती है। जब 44 डांस बैटल बिटवीन आरुषि एंड अनुराधा। आरुषि पानी का गिलास जोर से स्लिप पर रखते हुए एक इरिटेटिंग टोन में कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर मानसी की शादी में शामिल होने के लिए आई हूँ या अनिरुद्ध और उसकी सो कॉल्ड बचपन की दोस्त अनुराधा के बचपन के खेल वाले किस्से को सुनने के लिए। मतलब इतना तो इंसान को सोचना चाहिए ना यार कि तुम उसके पत्नी के सामने हो और किस तरह की बातें कर रहे हो। अरे बचपन में पति पत्नी ना करते थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यह बातें तुम अब मुझे भी बताओगी। अनुराधा अनुरोध के इतनी ही करीब है और अनिरुद्ध भी अनुराधा को इतना ही मानता है, तो क्यों नहीं हुई दोनों की शादी? मुझे तो पक्का लग रहा है कि अनुराधा के दिल में कोई तो फीलिंग है अनिरुद्ध के लिए, जिससे वह मुस्कुराते मुस्कुराते हाजिर कर रही है। वह जेलस फील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे अनिरुद्ध के लिए जलन कभी नहीं होगी, क्योंकि आरुषि अचानक से रुक जाती है। वह महसूस करती है कि उसके दिल की धड़कन बढ़ रहे हैं। आरुषि अपने दिल पर हाथ रखकर नर्वस होते हुए कहती है, क्या सच में मुझे अनिरुद्ध और अनुराधा की दोस्ती से कोई फर्क पड़ रहा है? मुझे जलन हो रही है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैं कैसे इंसान के लिए कैसे जुलूसफुल कर सकती हूँ जिससे मैं पसंद ही नहीं कर सकती? मैं तो सुशांत को पसंद करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैसा क्या कभी नहीं हो सकता? अनिरुद्ध आरुषि से पूछता है, जो उसके पीछे खड़ा था। अनिरुद्ध के अचानक आने से आरुषि चौंक जाती है और वह पलटकर अनिरुद्ध को देखती है। उसकी दिल की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अचानक से उसे हिचकियां शुरू हो गई थी। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे अनिरुद्ध आरुषि की तरफ बढ़ रहा था, आरुषि की हिचकियां और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। अनिरुद्ध आरुषि के करीब पहुंचता है, उसकी तरफ गौर से देख रहा होता है। आरुषि अनिरुद्ध को अपनी तरफ उन निगाहों से देखते हुए नर्वस हो रही थी। अनिरुद्ध एक गिलास में पानी लेता है और आरुषि के होठों के करीब लाते हुए कहता है, चलो पियो ऐसे। क्योंकि आरुषि अनिरुद्ध और अनुराधा की दोस्ती से कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही थी, इसलिए वह अनिरुद्ध की बात को नहीं मानती। वह झटके से अनिरुद्ध के हाथ को अपने होठों से हटाते हुए कहती है, मुझे जितना पानी पीना था मैंने पी लिया है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आरुषि अनिरुद्ध की बात को अवॉइड करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अनिरुद्ध गिलास को गुस्से से स्लिप पर रखता है। आरुषि की तरफ बढ़कर उसके बाजू को कसकर पकड़ता है और उसके बाद वो उसे फोर्सफुली दीवार से सटाकर उसकी कलाइयों को पकड़कर दीवार से सट देता है और उसके करीब आ जाता है। आरुषि अपने हाथ अनिरुद्ध के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, अनिरुद्ध तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, हम यहाँ किचन में हैं और सबसे जरूरी किसी और के घर में इतनी ज्यादा लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मान लो अगर कोई आ गया, अगर दादी साही आ गई और उन्होंने हमें जो देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचूंगी कि एक तरफ परिवार में वहाँ फंक्शन चल रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर यह पति पत्नी। पूंछ। आरुषि इससे आगे के शब्द नहीं बोल पाते और वह रुक जाती है। अनिरुद्ध आरुषि को फ्लटी नजरों से देखते हुए कहता है, अपनी बात खत्म करो, अगर उन्होंने यहाँ देख लिया कि पति पत्नी। आरुषि, रूड टोन, मेरी बात यही खत्म हो गई है। अनिरुद्ध पीछे हटो, शादी का घर है, कोई भी आ सकता है। अनिरुद्ध एग्रेसिव टोन, नहीं हटूंगा, मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ रखा है, अपनी पत्नी के करीब किसी और के नहीं, और अगर कोई आ भी जाता है तो आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी पति पत्नी है, कुछ दिन पहले ही शादी हुई है और ये तो सब जानते हैं कि ऐसे मौके में तो कपल्स मौका ढूंढते हैं कुछ वक्त एक साथ बिताकर रोमांस करने का। आरुषि, नर्वस, अनिरुद्ध अब हमें चलना चाहिए। अनिरुद्ध, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को अवॉइड करके इस तरह जाने की? मैं तुम्हें पानी पिला रहा था और तुम ऐसे एटीट्यूड दिखा रही हूँ। आरुषि, जगह बदल गई है, लोग बदल गए हैं, लेकिन मैं नहीं बदला हूँ, मैं वही अनिरुद्ध हूँ। आरुषि अपने मन में था, बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम वही अनिरुद्ध हो। मैंने पानी इग्नोर कर दिया तो इतना गुस्सा आ गया और अपनी दोस्त के लिए मेरा कॉल अवॉइड किया। वह अनिरुद्ध, क्या सोच रही हो, जवाब दो।
आरुषि कुछ कहते तभी किचन में अनुराधा पहुंचती है। आरुषि की नज़र अनुराधा पर जाती है। वह अनिरुद्ध को एकदम से पुश करते हुए कहती है, अनुराधा आई है। अनुराधा शर्माते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअली मैं यहाँ पानी लेने आई थी मानसी के लिए। क्या 2 मिनट के लिए तुम रख सकते हो? मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। अनिरुद्ध, रिलैक्स, तुम आराम से पानी लो। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। अनुराधा, सीरियस एक्सप्रेशन। क्या सच में अनिरुद्ध को आरुषि से प्यार हो गया है? लेकिन मानसी ने तो मुझे यही बताया था कि यह शादी अरेंज है। तो फिर अनिरुद्ध एक ऐसी लड़की के लिए इतना दीवाना क्यों हो रहा है जो उसकी मर्जी की ही नहीं है, या फिर कहानी कुछ और है? तारांकन, गोवा। रात के 10 बजे आरुषि और सुशांत के रिश्ते का सच जाने के लिए नैना ने एक खेल है। उसने काम के बहाने सुशांत को अपने घर बुलाया है और काम करने की कुछ देर बाद वह सुशांत को एक ड्रिंक ऑफर करती है। पहले तो सुशांत मना कर देता है, लेकिन बाद में अपने बॉस की बात मानकर वह एक ड्रिंक ले लेता है। सुशांत के साथ नैना भी ड्रिंक करने लगती है और जब मैंने देखी है कि सुशांत काफी नशे में आ गया है तो वह उससे उगलवाने की कोशिश करती है। नैना, बताओ सुशांत, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? कोई ना कोई तो लड़की होगी जिससे तुम बहुत प्यार करते होंगे, जो तुम्हारे दिल में होगी, जिसे तुम अपने के लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार हो। जवाब दो, फिर कौन है वह लड़की और क्या है उसका नाम? सुशांत नशे की हालत में था, लेकिन वह नैना के सवाल को समझ रहा था। नशे की हालत में झूलते हुए सुशांत मुस्कुराते हुए लड़खड़ाते हुए आवाज में कहता है, हाँ, एक लड़की मुझे पसंद है, मैं उसे चाहता हूँ। वह बहुत खूबसूरत है, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, वह दुनिया की सबसे सुंदर और हसीन लड़की है। जब वह बात करती है तो दिल करता है कि उसकी सुनता रहूं। हम बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं, हम दोनों एक हो जाएंगे और उसका खत्मा हो जाएगा। नैना, खत्मा हो जाएगा? किसका खत्म हो जाएगा? क्या वह लड़की तुमसे प्यार नहीं करती या फिर वह इस समय किसी और के साथ है? सुशांत नैना के सवाल का जवाब नहीं देता और वह सोफे से उठकर अपने मोबाइल निकलाने की कोशिश लगता है। लड़खड़ाते हुए आवाज में वह कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, वह मेरे फोन में उसकी। सुशांत मोबाइल में आरुषि की पिक्चर नैना को दिखाना चाहता था कि आखिर वह किसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन वह इतना नशे में हो गया था कि ना तो वह ठीक से खड़ा हो पा रहा था और ना ही वह अपना मोबाइल जेब से निकल पा रहा था। वह झूम रहा था। सुशांत का सच निकलवाने के लिए नैना ने भी काफी ड्रिंक कर ली थी और वह भी काफी नशे में आ गई थी, लेकिन सच जानने की जिद उसकी कमजोर नहीं पड़ी थी। नैना भी उठकर सुशांत के हाथ को पकड़कर उसे संभालते हुए नशे की हालत में कहती है, तुमने क्या कहा? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सुशांत नैना की तरफ मुड़ता है और वह अपना सारा वजन उसे पर डाल देता है। नैना सोफे पर जाकर गिरती है और उसके ऊपर सुशांत गिरता है। दोनों नशे की हालत में थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कुछ देर एक दूसरे को इंटेंस नजरों से देखने के बाद उन दोनों में एक पैशनेट किस करने लगते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में बात किस आगे बढ़ जाती है। तारांकन, जयपुर, शेखावत विला। रात के 12 बजे बज चुके थे, लेकिन संगीत नाइट अभी भी पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। कुछ लोग थक कर बैठ गए थे, लेकिन कुछ लोग में अभी भी बहुत एनर्जी थी। अनिरुद्ध खुद भी हो के एक कोने में सोफे पर बैठ गया था, वहीं दूसरी तरफ आरुषि मानसी के पास थी। अनिरुद्ध की नजरें आरुषि की तरफ ही थी। वह अब इस फंक्शन से बोर हो रहा था और वह चाहता था कि कुछ देर वह आरुषि के साथ वक्त देता है और उसी के साथ टेरेस पर जाकर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन आरुषि तो औरतों के बीच में उसे फंक्शन को एंजॉय कर रही थी। वैसे भी आरुषि ने बचपन से लेकर अपनी शादी तक सिर्फ दर्द और तकलीफें ही देखी है। परिवार में घुल मिलकर रहना, परिवार वाले एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करें, धूमधाम से किसी फंक्शन को सेलिब्रेट करें, ऐसा आरुषि पहली बार देख रही थी और यह उसके लिए एक सपने जैसा था जिसे वह बहुत एंजॉय कर रही थी। इतने लोगों के बीच में आज उनसे इम्पोर्टेंस मिल रही थी, तब उसकी सब परवाह कर रहे थे, जो उसे अटेंशन दे रहे थे और अनिरुद्ध की पत्नी, अनिरुद्ध की दुल्हन कहकर पुकार रहे थे। हर तरफ से उसे प्यार मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, जो उसे जिंदगी में अपने परिवार से भी नहीं मिला। यह आरुषि को बहुत इमोशनल कर रहा था, इसलिए वह तो इस फंक्शन को बहुत एंजॉय कर रही थी और जब तक ये फंक्शन खत्म नहीं होता वह यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि कुछ लोग बहुत थक गए थे। इसलिए और मैं फिर से उत्साह जगाने के लिए और इस संगीत नाइट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डांस का फेस ऑफ होता है। 2 टीम बनाई जाती है और उन दोनों टीमों में से एक को एक दूसरे के साथ फेस ऑफ करवाया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो तब होती है जब आरुषि के सामने अनुराधा डांस फेस ऑफ के लिए आती है। अनिरुद्ध, जो बहुत ही उदास होकर कोने में बैठा हुआ था, जब वह ये देखता है कि आप टक्कर आरुषि और अनुराधा में है तो वह एकदम से उठकर बाकी लोगों के साथ आकर बैठ जाता है।
कुछ लोग आरुषि को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग अनुराधा को सपोर्ट कर रहे थे। आरुषि अनिरुद्ध की तरफ दिखती है। अनिरुद्ध अपनी एक भौं ही उठाकर आरुषि को एक लुक देता है। वैसे तो उसे यह नहीं पता था कि आरुषि को डांस करना भी आता है और वह आरुषि के डांस को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। जब तक पैर नहीं रुकते हैं तब तक नाचना है। और इसी लाइन के साथ आरुषि और अनुराधा के एक साथ बीच में एक डांस का बैटल शुरू होता है। म्यूजिक प्ले होता है। आरुषि अनुराधा क्लासिकल डांस करना शुरू करती है। पहले स्टेप पर ही अनिरुद्ध की नज़र आरुषि पर अटक जाती है। उसका एक्सप्रेशन, उसके डांस मूव्स देखकर अनिरुद्ध को जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे आरुषि के अलावा क्या और कोई है ही नहीं। आरुषि और अनुराधा गोल गोल घूमकर अपने डांस की अगले स्टेप को कर रही होती है। अब देखना यह था कि सबसे पहला कदम किसके रुकते हैं और कौन इस डांस बैटल को जीतता है। चैप्टर 45 आरुषि और अनुराधा में डांस बैटल हो रहा था। सभी लोग उनके डांस बैटल को बहुत एंजॉय कर रहे थे और वह दोनों ही काफ़ी एग्रेसिवली और पैशनेट होकर डांस कर रही थी। दोनों को ही हर हाल में जीतना था। अनिरुद्ध आरुषि के लिए थोड़ा सा कंसर्न भी हो रहा था क्योंकि जितनी तेजी से वह डांस कर रही थी उसे चिंता हो रही थी कि कहीं आरुषि गिर ना जाए। और अगले ही पल आरुषि का पैर ट्विस्ट होता है और आरुषि जोर से जमीन पर गिर जाती है। सभी लोगों के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वह आरुषि के लिए परेशान हो जाते हैं। अनिरुद्ध दौड़कर आरुषि के पास जाता है। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे संभालते हुए कहता है, आरुषि तुम ठीक हो ना? अनुराधा भी आरुषि के पैर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आरुषि मुझे लगता है तुम्हारा पैर ट्विस्ट हो गया है, तुम बिल्कुल भी मूव मत करना, हो सकता है मोच आ गई हो। पहले आरुषि का ध्यान अपने पैर के दर्द की तरफ था, लेकिन जैसे ही वह अनुराधा को देखती है उसे एहसास होता है कि वह डांस बैटल को हार गई है। उसे अपने पैर की चिंता से ज्यादा ये दुख था कि वह कैसे हार गई। अनिरुद्ध को सिर्फ आरुषि की चिंता थी, इसलिए वह थोड़ा सा इरिटेट होकर आरुषि पर गुस्सा करते हुए कहता है, आरुषि तुम्हें इतना तेजी से डांस करने की क्या जरूरत थी? आराम से डांस कर सकती थी ना। ऐसा भी कौन सा तुम कंपटीशन में डांस कर रही थी जो तुम्हें जीतने की इतनी ज्यादा तलब लगी हुई थी? जैसे कि यह अगर इनाम तुम्हें नहीं मिला तो तुम क्या हार जाओगी? अगर तुम थोड़ा रिलैक्स होकर डांस करती तो कोई प्रॉब्लम हो जाती। लग गई ना प्यार में चोट? एक तो आरुषि को पहले ही गुस्सा आ रहा था कि वह अनुराधा से हार गई। हालांकि आरुषि को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि इस समय वह अनुराधा और अनिरुद्ध की दोस्ती से जेलस है तो उसे अनुराधा को हराना बहुत जरूरी था। और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध सबके सामने आरुषि पर ही गुस्सा कर रहा है। वैसे तो हमेशा आरुषि अनिरुद्ध के गुस्से को सहन करते हैं और उसके आगे चुप हो जाती है, लेकिन आज आरुषि चुप नहीं रह पाती और वह अनिरुद्ध पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अनिरुद्ध चुप हो जाओ, एक तो मुझे दर्द हो रहा है, ऊपर से मुझे ही पर चिल्ला रहे हो। अरे क्या मैं जानबूझकर गिरी हूँ? डांस कर रही थी, पैर मुड़ गया और गिर गई। और वैसे भी कोई एक तरह का कंपटीशन ही तो हो रहा था। सपोर्ट करने की बजाय मुझ पर ही चिल्लाए जा रहे हो। तुम्हारी तो आदत बन गई है हर जगह मुझ पर चिल्लाने की। यह भी नहीं देखे कि कहाँ हूँ, कि लोगों के बीच में हूँ, बस हमेशा गुस्सा करने लगते हो। आरुषि अपनी हार का गुस्सा अनिरुद्ध पर निकल जा रही थी और वह खुद एहसास नहीं कर रही थी कि वह सबके सामने अनिरुद्ध से क्या कहे जा रही है। अनिरुद्ध आरुषि को गुस्से से देख रहा होता है। आरुषि जब अनिरुद्ध की गुस्से भरी आंखों को नोटिस करती है तो उसे एहसास होता है कि वह क्या क्या बोले जा रही थी। आसपास के सभी लोगों पर आरुषि की नजर जाती है, जो लोग अपने होठों को भींचकर मुस्कुरा रहे होते हैं और कुछ अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध के बिहेवियर के बारे में हर कोई जानता है, किसी के इतनी हिम्मत नहीं कि वह अनिरुद्ध से ऊंची आवाज में बात करे। यहाँ तक कि घर का बड़ा सदस्य भी अनिरुद्ध से एक बहुत ही पोलाइट वे में बात करता है। लेकिन जिस तरह से आरुषि अनिरुद्ध पर गुस्से से चिल्ला रही थी उसे देखकर हैरान भी हो रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। दादी आगे बढ़कर माहौल को थोड़ा अच्छा करने के लिए कहती है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पति पत्नी में तो इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहती है। अनिरुद्ध तुम एक काम करो, आरुषि को उठाओ और उसे कमरे में लेकर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। और तुम सभी लोग अब ऐसे हंसना बंद करो। चाहे आदमी कितना भी गुस्सैल और खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन पत्नी के सामने उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। इसलिए अनिरुद्ध को ऐसे मत देखो। और काफी रात हो गई है तो इस संगीत नाइट को यहीं खत्म करते हैं और सभी अपने कमरे में सोने चलिए। अनिरुद्ध तुम दुल्हन को लेकर कमरे में जाओ। अनिरुद्ध आरुषि को गुस्से से देखते हुए कहता है, जी दादी सा। अनिरुद्ध जैसे ही आरुषि को बाहों में उठाने के लिए बढ़ ही रहा होता है कि तभी आरुषि अनिरुद्ध को रोकते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पैर ठीक है दादी, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं स्प्रे मार लूंगी, जिससे अगर पेन हो रहा होगा या कोई स्वेलिंग होगी तो एक रात में ठीक हो जाएगी। और वैसे भी अनिरुद्ध के तो खुद ही शोल्डर में पेन है, वह भी 2 दिन पहले गिर गए थे। ऐसा ना हो कि मेरी हेल्प करने के चक्कर में उनके कंधे में फिर से प्रॉब्लम आ जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनिरुद्ध, मैं खुद चल सकती हूँ, बस तो मुझे खड़ा करने में मदद करो।
आरुषि अनिरुद्ध की तरफ अपना हाथ बढ़ती है ताकि उसे पकड़कर वह उसे खड़ा करे, लेकिन अनिरुद्ध उसकी बात को अवॉइड करता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर कहता है, अनिरुद्ध राणा के हाथों में इतना दम है कि अगर मैं कोई तकलीफ है फिर भी अपनी पत्नी को अपनी बाहों में उठा सकता है। अनिरुद्ध की बातों पर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और अनिरुद्ध आरुषि को उसके कमरे की तरफ लेकर जा रहा होता है। जैसे जैसे कमर करीब आ रहा था, आरुषि की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने जो सबके सामने तमाशा किया है इसका कुछ ना कुछ तो अंजाम होगा ही। हाल से लेकर कमरे के दरवाजे तक अनिरुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा था और शायद उनके साथ एक लड़की भी थी जो उनकी हेल्प के लिए आई थी, इसलिए अनिरुद्ध चुप था। वह लड़की कमरे का दरवाजा खोलती है। अनिरुद्ध आरुषि को बेड पर बैठता है। वह लड़की कमरे से बाहर जाते हुए कहती है, कुछ भी जरूरत हो तो बता दीजिएगा। इतना कहकर वह लड़की वहां से चली जाती है। अनिरुद्ध कमरे का दरवाजा बंद करता है और वह आरुषि की तरफ मुड़कर गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वही आरुषि की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसके चेहरे पर डर के कारण पसीना आ गया था कि उसने जो हाल में अनिरुद्ध पर गुस्सा किया, इतना चिल्लाई, पता नहीं अनिरुद्ध अब उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करेगा। अनिरुद्ध के चेहरे पर गुस्से को देखकर आरुषि अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़कर घबराते हुए कहती है, अनिरुद्ध मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मैं वाकई में बहुत गलत किया, मुझे आप पर ऐसे नहीं चलना चाहिए था। मैं जानती हूँ आपको कितना बुरा लग रहा होगा कि सभी लोग आपको कैसे देख रहे थे, आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे कि यह कैसी लड़की है जो अपने पति की बिल्कुल इज्जत नहीं करती, लेकिन मेरा यकीन मानिए वह मैं। आरुषि अपनी बात पूरी करती तभी अनिरुद्ध आरुषि के करीब पहुंचता है। आरुषि डर के कारण अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अनिरुद्ध आरुषि के पैरों की तरफ बैठता है और उसके साड़ी को हल्का सा ऊपर करके उसके पैर में, जिसमें चोट लगी है, स्प्रे करने लगता है। आरुषि ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वह तो उम्मीद कर रही थी कि अनिरुद्ध उसके करीब आएगा और उसे पर गुस्सा करेगा, लेकिन यहाँ तो वह उसकी केयर कर रहा था। अनिरुद्ध चुप था और उसके ये चुप्पी आरुषि को और भी ज्यादा नर्वस कर रही थी। अनिरुद्ध आरुषि के घुटने की तरफ, जिस पर में मोच आई थी, देखते हुए कहता है, तुम्हें घुटने में भी लगी है ना? आरुषि अपने घुटने पर हाथ रख लेती है ताकि अनिरुद्ध वहां की साड़ी को ऊपर ना करे। आरुषि, अरे नहीं, मुझे घुटने में नहीं लगी है, बस मुझे पैर के में मोच आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। नर्वस अनिरुद्ध आरुषि को सीरियस नजरों से देखते हुए उसके घुटने पर से हाथ को हटाकर कहता है, आरुषि मैं तुम्हारा पति, इसलिए मुझे ये शर्म करने की जरूरत नहीं है। देखा था मैंने कि तुम पैर ज्यादा घुटने के दर्द को लेकर हाल में कर रही थी। आरुषि मुझे यहाँ भी स्प्रे करने दो, और अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी तो फिर तुम जानती हो कि यह साड़ी तुम्हारे बदन पर। अनिरुद्ध अपनी बात पूरी करता तभी आरुषि तुरंत अपने हाथ को हटा देती है, क्योंकि वह उसके बिना कहीं समझ गई थी कि अनिरुद्ध की अगली लाइन क्या होने वाली है। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराता है और वह धीरे धीरे आरुषि की साड़ी को ऊपर करने लगता है। आरुषि ने अपने होंठ भींच दिए थे और उसने अपनी साड़ी को मुट्ठी में कसकर भेज दिया था। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखते हुए उसकी साड़ी को घुटने के ऊपर करता है। आरुषि के घुटना लाल हो रखा था और उसे पर हल्की सी स्वेलिंग भी आ रही थी। अनिरुद्ध, देखो जरा, तुम्हारे पैर से ज्यादा तुम्हारा घुटना कितना लाल हो गया है और कुछ मिनट में ही कितनी स्वेलिंग आ गई है। अगर मुझे ये तुम देखते नहीं देती तो चल फिर नहीं पाती। अनिरुद्ध आरुषि के घुटने पर स्प्रे करते हुए कहता है, वैसे आज तुम्हें बहुत हिम्मत आ गई आरुषि, मतलब मेरे पूरे खानदान के सामने तुम मुझ पर क्या चिल्लाई। मैं तो खुद एक पल के लिए हैरान रह गया था कि अचानक से इस आरुषि में पुराने वाले आरुषि की आत्मा कैसे आ गई है। आज तो बिल्कुल मुझे वही आरुषि लग रही थी जो मुझे पहले दिन लगी थी जब मैं तुम्हारे घर पर आया था, और तुम जी कॉन्फिडेंस से, जिस एटीट्यूड से मुझे जवाब दे रही थी। आरुषि नर्वस, सॉरी अनिरुद्ध, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह एकदम से अचानक हुआ। मैं तुम पर नहीं चिल्लाना नहीं चाहती थी। एक तो मैं कंपटीशन हार गई, उसके बाद मैं गिर गई, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, अब मुझ पर ही गुस्सा रहे थे। मैं अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा है, तुम अगर मुझ पर चिल्लाना चाहते हो या फिर इसके मुझे कोई सजा देना चाहते हो तो दे सकते हो। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ इंटेंस नजरों से देखते हुए कहता है, तो मतलब तुम्हें गुस्सा इसलिए आया क्योंकि तुम डांस कंपटीशन में हार गई, या फिर यह कहो कि तुम अनुराधा से हार गई? अनिरुद्ध की इस बात पर आरुषि उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस हार गई, मुझे इस बात की तकलीफ हुई। तुम अनुराधा को बीच में लेकर क्यों आ रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मुझे उसे जलन हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, अरे क्या बात है, मैंने तो कहा भी नहीं कि तुम मुझसे जलन हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है आरुषि की कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। जब वह तुमसे मिल रही थी तो तुम कैसे बात को बीच में कट करके पानी का बहाना लेकर चली गई थी। तुम्हारा स्वभाव थोड़ा सा चेंज लग रहा है, ऐसे लग रहा था तुम इस डांस कंपटीशन को यूं ही नहीं जितना अनुराधा को हराना है। आरुषि
गुस्से से क्या कहा अनिरुद्ध, कुछ भी मत बोलो, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरा मतलब है कि मुझे क्या अनुराधा से प्रॉब्लम होगी। अनिरुद्ध, हो सकती है, मतलब जिस तरह से आज वह बता रही थी कि किस तरह बचपन में हम एक दूसरे की खेल खेल में पति पत्नी बना करते थे और जब हम बड़े हुए तब भी अनुराधा मुझे हमेशा छेड़ा करती थी इस बात को लेकर कि मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। शायद तुम्हें ये बात पसंद नहीं आए और शायद यही कारण था कि अचानक से तुम्हें अनुराधा कुछ खटकने लगी है। अनिरुद्ध आरुषि की रिएक्शन को देखना चाहता था। वह चाहता था कि आरुषि जेलस हो, इसलिए वह बार बार अनुराधा का जिक्र कर रहा था और आरुषि को फर्क भी पड़ रहा था, लेकिन वह अनिरुद्ध को यह नहीं बताना चाहती थी। और सही देखा जाए तो आरुषि को खुद भी एहसास नहीं था कि अचानक से वह अनुराधा को लेकर इतनी ज्यादा इरिटेट क्यों हो रही है। आरुषि अनिरुद्ध की बात को इनकार करते हुए कहती है, अनिरुद्ध तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या जताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं बात क्लियर कर देता हूँ कि मुझे कोई तकलीफ नहीं आया अनुराधा से। और रही बात वह बचपन में खेल खेल में पति पत्नी बनने वाले की, तो ये बहुत नॉर्मल है। मैं छोटी थी तो मैं भी घर घर खेला करती थी और मैं भी किसी की पत्नी बना करती थी और कोई मेरा भी पति होता था। आरुषि की इस जवाब पर अनिरुद्ध उसे फायरी लुक देता है। जब 46 किसिंग, जब अनिरुद्ध आरुषि से रिएक्शन लेने की कोशिश करता है अनुराधा के नाम का सहारा लेकर कि उसे जलन हो रही है या नहीं, लेकिन आरुषि अपनी जलन को अनिरुद्ध से अच्छी तरह से छुपाते हुए जब उसे यह कहती है कि उसे अनिरुद्ध और अनुराधा की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है और बचपन में तो वह भी घर घर मिला करती थी जिसे वह भी किसी की पत्नी बना करती थी। यह सुनते ही अनिरुद्ध आरुषि को गुस्से भरी आंखों से देखा है। अनिरुद्ध के इस रिएक्शन से आरुषि घबरा जाती है। आरुषि कुछ कहे तभी अनिरुद्ध स्प्रे को एग्रेसिवली बैग के दूसरी तरफ फेंकता है और वह आरुषि के ऊपर आ जाता है और उसके दोनों कलाइयों को टाइट पकड़ लेता है। आरुषि एक तरफ अनिरुद्ध को देखते हैं और धीरे धीरे वह अपने उसे कलाई को देखते हैं जिससे अनिरुद्ध ने बहुत ही ज्यादा टाइट पकड़ रखा था, जिससे आरुषि को दर्द हो रहा है। आरुषि घबराते हुए, अनिरुद्ध वह मैं ये। अनिरुद्ध एक्सट्रीम जेलसी, क्या कहा तुमने, बचपन में तुम भी घर कर खेला करती थी और तुम भी किसी की पत्नी बना करती थी, वैसे कौन था तुम्हारा वह नकली पति जो बचपन में मेरी पत्नी का पति बना करता था? क्या तुम जानती हो उसे? क्या वह तुम्हारे कांटेक्ट में आज भी है? क्या तुम दोनों की मुलाकात होती है? क्या तुम दोनों के बीच में बिल्कुल वैसे ही बॉन्डिंग है जैसे ही मेरी और अनुराधा की है? क्या वह भी तुम्हें अनुराधा की तरह टीज करता था कि तभी उसे शादी कर लेनी चाहिए? आरुषि हैरान, अनिरुद्ध तुम ही कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो बस बचपन की बात बता रही थी, मैं बस यही कह रही थी। अनिरुद्ध जेलस टोन, आरुषि जितना पूछा गया है उतना जवाब दो, कौन था वह लड़का जिसकी घर घर खेलते वक्त तुम उसकी? मैं इसके आगे नहीं कहूंगा, बताओ जानती है उसे? देखो जवाब दे दो वरना तुम मुझे जानती हो, पता तुम्हें लग ही लूंगा। आरुषि अनिरुद्ध की जेलसी को फील कर रही थी। पहले वह इस फीलिंग को पहले नहीं महसूस कर पाती थी, लेकिन आज वह अनिरुद्ध की आंखों में, उसकी बातों में, उसके एक्सप्रेशन में जलन देख रही थी। वह फील कर रही थी कि अनिरुद्ध ये जानने के लिए कितना तड़प रहा है कि बचपन में आरुषि किसकी खेल खेल में पत्नी बना करती थी। एक तरफ आरुषि नर्वस भी हो रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी। आरुषि अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, क्या तुम्हें फर्क पड़ रहा है इस बात से कि बचपन में ही भले लेकिन मैं किसकी पत्नी बना करती थी? क्या तुम्हें जलन हो रही है? अनिरुद्ध जेलसी, हाँ मुझे जलन हो रही है, सुन लिया तुमने, मुझे बहुत जलन हो रही है और मुझे ये जानना है कि क्या तुम उसके आज भी कांटेक्ट में हो? क्या मुझसे शादी करने से पहले तुम्हारी उसकी कोई बॉन्डिंग है? आरुषि जवाब दो। आरुषि हैरान, लेकिन क्यों? इंटेंस नजरें। अनिरुद्ध इंटेंस नजरें, नहीं पता लेकिन मुझे होते हैं, जाना मेरी पत्नी को कोई दूसरा मर्द देखे, मेरी पत्नी के कोई दूसरा आदमी करीब जाए, मेरी पत्नी के साथ दूसरा आदमी फ्लर्ट करने की कोशिश करे, तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितनी जलन होती है, मुझे कितना गुस्सा आता है, मन तो करता है कि उसकी जान ले लूं। मुझे तुम्हारा नहीं पता आरुषि, लेकिन मुझे बहुत जलन होती है, मुझसे ज्यादा तुम्हारी कोई और करीब जाए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझसे ज्यादा तुम पर किसी का हक नहीं हो सकता, तुम सबसे ज्यादा मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। अनिरुद्ध की बातें सुनकर आरुषि हैरान रह गई थी, उसके पास शब्द नहीं था, वह बस अनिरुद्ध को बिना पल के झपकाए देखे जा रही थी। वही अनिरुद्ध भी आरुषि को इंटेंस नजरों से देख रहा था। आरुषि नर्वस, वो मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है बचपन से जिसके साथ मेरी आज भी बॉन्डिंग हो, मैं जिनके साथ खेल भी करती थी, मुझे उनके बारे में आप कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बचपन में सभी मेरे दोस्त अब कहाँ हैं, इसलिए तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना वह मुझे आप जानते हैं और ना ही मैं उन्हें सामने आ भी गए तभी नहीं पहचान पाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा, तो चलो अब मेरे ऊपर से हटो। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर आरुषि से एक फ्लिटी टन में कहता है, ऐसे कैसे हटूं, अभी तुम्हें पनिशमेंट भी तो देनी है। आरुषि
नर्वस क्या कहा पनिशमेंट अनिरुद्ध क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो मैंने तुमसे माफी मांग तो ली और मैंने कहा था ना वह सब बस एक मोमेंट पर हो गया मैं फिर से माफी मांगती हूँ। अनिरुद्ध आरुषि जब आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे सजा नहीं मिलती। उसने क्राइम किया है सजा तो मिलेगी ही। तुमने माफी मांग ली लेकिन कमरे में मांगी है ना, लेकिन तुमने सबके सामने मुझ पर चिल्लाया था। तुम्हें पता है आज ही ने भी इतनी हिम्मत नहीं कि वह मुझे इस टोन में बात करे और तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसकी सजा तो तुम्हें देकर ही रहूंगा। आरुषि घबराते हुए ठीक है बताओ क्या सजा देने वाले हो मुझे, मैं तैयार हूँ। आरुषि के इतना कहते हैं अनिरुद्ध अपने होठों को आरुषि के होठों पर रखकर चूमना शुरू कर देता है। एक सेकंड के लिए तो आरुषि हैरान रह जाती है लेकिन अगले ही पल वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह भी उस प्लेजर को फील कर रही होती है। अभी तक सिर्फ अनिरुद्ध ही आरुषि के होठों को पैशनेटली चूम रहा होता है। आरुषि और अनिरुद्ध के बीच में एक लंबा पैशनेट किस हो रहा होता है कि कभी कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। अनिरुद्ध को तो एहसास नहीं होता, वो तो पूरा लॉस्ट हो चुका था और आरुषि को उसके होठों पर चूमे जा रहा था। लेकिन आरुषि फीलिंग से बाहर आ गई थी। वह अनिरुद्ध को रोकते हुए कहती है अनिरुद्ध कोई दरवाजे पर है। अनिरुद्ध एक फ्रस्ट्रेटेड लुक देता है और उसके बाद वह आरुषि के ऊपर से हटता है, आरुषि को कंबल से कवर करता है और कमरे का दरवाजा खुलता है। सामने एक आदमी खड़ा था जो अनिरुद्ध से कहता है अनिरुद्ध सा अभी आपको महेंद्र प्रताप जी ने स्टडी रूम में बुलाया है किसी जरूरी काम के लिए। अनिरुद्ध दरवाजा बंद करता है और आरुषि के पास आकर उससे कहता है मुझे महेंद्र काका ने मुझे बुलाया है किसी काम के लिए, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ, पता नहीं कितनी देर में लौटूंगा, तुम सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। आरुषि हाँ में गर्दन हिला देती है। अनिरुद्ध कमरे से चला जाता है और उसके जाने के बाद आरुषि जल्दी से खड़े होती है और शीशे में खुद को देखती है। आरुषि के चेहरे पर ब्लश था, बहुत शर्मा रही थी। आरुषि अपने होठों को छूते हुए कहती है यह मुझे आजकल हो क्या गया है, मैं और अनिरुद्ध किस कर रहे थे, मैं उसे रोक क्यों नहीं पा रही थी। मैं पहले तो उसे अपने करीब आने से रोक देती थी और पहले जब आता था वही मुझे किस करता था, मेरी तरफ से कोई इतना रिस्पांस नहीं रहता था, मैं उसकी उस फीलिंग को कभी महसूस नहीं करती थी। लेकिन अब वो मेरे करीब आता है, मुझे चूमने लगता है, उस पल मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर से मेरा कंट्रोल कहीं चला जाता है। मुझे क्या हो रहा है। तारांकन रात के 2 बजे आरुषि नींद से जाती है, उसे पानी की प्यास लग रही थी। आरुषि उठती है और टेबल पर जाकर जैसे ही मग उठाती है वह रियलाइज करती है कि उसमें पानी ही नहीं है। आरुषि इधर उधर नजर घुमाती है, कमरे में कहीं पानी नहीं था। आरुषि पलटकर जैसे ही बेड के पास पहुंचती है वह देखती है कि अनिरुद्ध नहीं है। आरुषि घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है 2 बजे बज गए हैं, अनिरुद्ध अभी तक नहीं आया, मुझे तो लगा कि वह सो रहा है, पानी की भी बहुत प्यास लग रही है। अनिरुद्ध होता तो उससे कह देती, अब क्या मैं खुद लेने जाऊं। सोचते हुए मुझे जाना चाहिए क्योंकि अगर मैं ऐसे प्यासी रही तो मर जाऊंगी और पता नहीं अनिरुद्ध कितनी देर में आएगा, और इतने वक्त बाद आया तो हो सकता है महेंद्र काका के साथ बात और भी ज्यादा लंबी चले। और वैसे किचन तो आज मैंने देख ही ली है, फटाफट से जाती हूँ और पानी लेकर आ जाती हूँ। आरुषि किचन से पानी लेकर अपने कमरे की तरफ आ रही होती है कि तभी लेफ्ट में टेरेस की सीढ़ियां से उसे कुछ खुसफुसाने की आवाज आती है, जैसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं। आरुषि इग्नोर करके आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी उसे सीढ़ियों से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है और यह सुनकर आरुषि पहले तो घबरा जाती है लेकिन उसके मन में उत्सुकता भी आती है कि रात के 2 बजे आखिर कौन रो रहा है। आरुषि ये किसकी आवाज है और इतनी रात में कौन है जो रो रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। कैसे तो डर भी लग रहा है क्योंकि पुरानी मूवीज में कुछ और दिखाया गया है जब इतनी रात को किसी लड़की की रोने की आवाज आती है, लेकिन वह सब मूवीज में होता है, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे देखना है कि कौन रो रहा है। आरुषि उसे पानी के जग को वही साइड में रखे टेबल पर रख देती है और धीरे धीरे कदमों से सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद आरुषि को एहसास होता है कि यह आवाज सीढ़ियों से नहीं बल्कि टेरेस के दरवाजे की तरफ से आ रही है। आरुषि घबरा जाती है और वह वापस जाने का डिसाइड करती है और तभी उसे आवाज और जोर से आने लगती है। अब तो आरुषि को देखना था। आरुषि जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ती है उसके पैर में फिर से एक झटका सा लगता है जिस पर में उसे आज नाचते वक्त चोट लग गई थी। आरुषि की आह निकल जाती है और तभी एकदम से टेरेस का दरवाजा खुलता है और सामने से आती है मानसी। मानसी को देखकर आरुषि और भी ज्यादा हैरान रह जाती है कि रात की इतनी लेट वह छत पर क्या कर रही है। आरुषि को देखकर मन से जल्दी से टेरेस का दरवाजा बंद कर देती है और वह तेज कदमों से आरुषि की तरफ आगे बढ़ते हुए धीमी आवाज में कहती है, अरे भाभी आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है, क्या आपको भी नींद नहीं आ रही थी। आरुषि कंफ्यूज, नहीं वह तो मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे कुछ आवाज आ रही थी। मानसी आरुषि का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ चलने का इशारा करते हुए कहती है,
अरे भाभी, वह मेरे ही आवाज़ थी, मैं ही खुद से बातें कर रही थी, खुद से ही सवाल कर रही थी और खुद से ही जवाब दे रही थी कि शादी के बाद एक लड़की की दुनिया कितनी बदलने वाली है। वह मुझे नींद नहीं आ रही थी ना। आज संगीत हुआ, कल मेहंदी है, परसों हल्दी और रात को फिर मेरी शादी। तो यही सारी बातें मुझे परेशान कर रहे थे। आपके भी 10 दिन पहले शादी हुई है तो आप मेरे इस बात से रिलेट कर सकती हैं। आरुषि, हाँ वह तुम्हें समझ सकती हूँ, शादी के कुछ दिन पहले लड़की की हालत कैसी हो जाती है। लेकिन मानसी, तुम रो क्यों रही थी? मुझे रोने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि तुम गिड़गिड़ा रही हो। मानसी घबराते हुए, अच्छा वह एक्चुअली भाभी मुझे थोड़ी सी एंजाइटी हो रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी 1 दिन बाद शादी है तो मुझे डर लग रहा था और ऐसे ही मुझे रोना आ गया। वह मेरी ही आवाज़ थी, लेकिन अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब से आरुषि मानसी से मिली है और अब जो आरुषि उसके सामने है, उन दोनों में उसे काफी अंतर नजर आ रहा था। आरुषि की नजरें फिर से सीडीओ की तरफ जाती है। मानसी आरुषि के हाथ को पकड़कर उसके ध्यान को डाइवर्ट करते हुए कहती है, भाभी आप कहाँ खो गई है? मैं टेरेस का दरवाजा अच्छे से लगा दिया है, चलिए आप भी जाकर सो जाए और मैं भी जाकर सोती हूँ, कल मेहंदी है। आरुषि, हाँ ठीक है, तुम जाओ, गुड नाइट। मानसी तुरंत वहां से चली जाती है और आरुषि उसे सस्पाइसियस नजरों से देख रही होती है और उसी को कुछ तो अजीब लग रहा होता है। लेकिन क्योंकि इस फैमिली को वह ज्यादा जानती नहीं है, इसलिए कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहती थी। आरुषि टेबल पर से पानी का मग उठाती है और वह भी अपने कमरे में पहुंचती है। चैप्टर 47 आरुषि केम टू नो अबाउट मानसी सीक्रेट। आरुषि कमरे दरवाजे पर पहुंचते हैं, तभी अनिरुद्ध भी दरवाजा खोलकर उसके सामने आता है। आरुषि कुछ कहती उससे पहले अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर आता है और एक इरिटेटिंग टोन में कहता है, आरुषि तुम कहाँ चली गई थी? आरुषि, वो मैं पानी लेने गई थी, मेरी नींद खुली और मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मैंने देखा कि कमरे में पानी नहीं है और तुम भी नहीं थे और मुझे इतनी तेज प्यास लगी थी अनिरुद्ध की मैं नहीं रुक पाई और किचन मुझे पता थी, इसलिए मैं लेने चली गई। और तुम्हें पता है जब मैं आ रही थी तो वह सीढ़ियों से मुझे। आरुषि अनिरुद्ध को आगे की बात बताती उससे पहले अनिरुद्ध आरुषि के हाथ से मग को लेकर कहता है, ठीक है समझ गया, अब सारी बातें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट। अनिरुद्ध गिलास में पानी भरता है और आरुषि को देते हुए कहता है, आरुषि यहाँ साइड में फोन रखा हुआ था, तुम्हें बस एक नंबर डायल करना था और पानी तुम्हारे कमरे तक आता, तुम्हें खुद से इतनी रात को जाने की जरूरत नहीं थी। खैर छोड़ो, तुम्हें भी कहाँ बताया था। आरुषि पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए कहती है, तो चलो अब सोते हैं। जैसे ही आरुषि आगे बढ़ती है, अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में उठता है। आरुषि घबरा जाती है। अनिरुद्ध आरुषि को बेड पर जाकर लिटा देता है और फिर भी आरुषि के दोनों तरफ हाथ रखकर उसके चेहरे के करीब जाकर कहता है, ऐसे कैसे सो सकते हैं? जो अधूरा छोड़कर गया था उसे कंटिन्यू भी तो करना है, याद है ना? इतने अच्छे मोमेंट में एक डिस्टर्बेंस आ गई थी। आरुषि नर्वस, अनिरुद्ध तुम्हें क्या कह रहे हो? वो तो। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराता है, उसके बाद वह अपनी तरफ की बेड पर जाकर लेट जाता है और अपना एक हाथ आरुषि की तरफ करते हुए उसे अपने करीब आने का इशारा करता है। आरुषि नर्वस होते हुए अनिरुद्ध के करीब आती है और वह अपना सर अनिरुद्ध के हाथ पर रखती है। अनिरुद्ध आरुषि की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करता है और उसके पैरों के ऊपर अपना एक पैर रखता है। वह आरुषि को पूरी तरह से खुद में समेट लेता है। आरुषि की दिल की धड़कन बढ़ गई थी, उसकी सांसें तेज तेज हो गई थी। अनिरुद्ध आरुषि के होठों पर उंगली फिरते हुए उसे टेंस नजरों से देखते हुए कहता है, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ और तुम ऐसे गहरी गहरी सांस लेती हो आरुषि, ये देखकर मैं दीवाना सा होने लगता हूँ। पता नहीं तो मुझे इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं अपनी नजरें तुम पर से हटा नहीं पा रहा। अनिरुद्ध की उन नजरों से आरुषि शर्मा रही होती है, इसलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह आरुषि के चेहरे के बाल को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, वैसे मुझे एक बात जानी है, पहले जब मैं तुम्हारे करीब आता था, तुम्हें किस करता था तो तुम थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती थी। मुझे एहसास होता था कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। हमारी पहली किस भी तुम मुझे किस कर रही थी, लेकिन तुम उसे मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रही थी जो मैं कर रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों में तुम ऐसे लग रहा है जैसे जब मैं तुम्हें किस करता हूँ तो तुम भी उसे पल को एंजॉय करती हो, मुझे रोकती नहीं हो। कल की ही बात ले लो, जब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं तुम्हें चुना शुरू किया तो कुछ ही देर में तुम भी मुझे चूमने लगी थी। क्या तुम भी अपने ऊपर से होश खो रही हो? आरुषि, अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले तो तुमने मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था कि मैं तुम्हारे शरीर को पाना चाहता हूं, तो अब ऐसा क्यों? अनिरुद्ध सच में आरुषि से जवाब चाहता था और आज उन दोनों के बीच में वह मोमेंट हुआ। उसके पास तो उसे जानना ही था कि आखिर आरुषि में क्या बदलाव आया है जिसके कारण उनके बीच में यह नजदीकियां बढ़ रही हैं और आरुषि से नहीं रोक रही है।
आरुषि आंखें बंद करके अनिरुद्ध की बाहों में जरूर थी, लेकिन वह सब कुछ सुन रही थी और अनिरुद्ध के सवाल से आरुषि की दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। ये सवाल तो वह खुद भी कर रही थी खुद से कि अचानक से वह अनिरुद्ध से इतना क्लोज क्यों हो रही है, लेकिन इस समय आरुषि के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी आंखें बंद करके चुपचाप अनिरुद्ध की बाहों में लेती रहती है। अनिरुद्ध को पता था कि आरुषि सो नहीं रही है, लेकिन वह जवाब जानने के लिए जबरदस्ती भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह आंख बंद करके लेते हुए आरुषि को बस मुस्कुराते हुए देख रहा था। तारांकन। मानसी घबराते हुए अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी और तभी उसके पास एक कॉल आता है। कॉल उठाते ही मानसी पूछता है, तुम ठीक से हवेली से बाहर चले गए ना? किसी ने तुम्हें जाते हुए देखा तो नहीं? फोन पर से एक आवाज आती है, नहीं मानसी, मैं उसे खुफिया रास्ते से बिल्कुल सही से निकाल कर आ गया। जो तुमने मुझे बताया था किसी ने कुछ भी नहीं देखा। मानसी, मैं कल आऊंगा, तैयार रहना। मानसी, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर मानसी कॉल कट कर देती है। मानसी, मुझे पता है जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद बहुत बुरा अंजाम होगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं जबरदस्ती की शादी नहीं कर सकती। मैं अनंत से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उससे ही करूंगी। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। आरुषि भाभी ने मुझे छत पर देख लिया और वह जिन नजरों से मुझे देख रही थी, मुझे एहसास हो रहा है कि उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है और उनके सवाल भी कितने वैलिड थे। उन्हें दो लोगों की आवाज आ रही थी, जो मेरी और अनंत की थी, फिर मेरी रोने की आवाज जो मेहनत की बाहों में रो रही थी। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि सिर्फ आरुषि भाभी थी, क्योंकि अगर अनिरुद्ध भैया होते तो मेरा खेल आज ही खत्म हो जाता। अनिरुद्ध भैया एक माफिया है, लेकिन मुझे पता है मेरी शादी अगर अनंत से हो गई तो वह चाह कर भी आनंद का कुछ नहीं कर पाएंगे। वह अपनी बहन को विधवा नहीं करेंगे। वह कितने भी खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन खुद के परिवार के लिए वह खुद से लड़कर खुद को हरा सकते हैं। बस मुझे कल रात का इंतजार है, जब सबके सो जाने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तारांकन। मेहंदी की रस्म चल रही थी। घर की सभी औरतों के हाथ में मेहंदी लग रही थी, लेकिन अभी तक आरुषि के हाथ में मेहंदी नहीं लगी थी। वह तो अनिरुद्ध को नशता करने में मदद कर रही थी। आज अनिरुद्ध अपनी पुरानी जमीन और कुछ पुराने लोगों से मिलने के लिए शेखावत जिला की हवेली से कुछ दूर जा रहा है और वह सीधा कल ही आएगा। और इसी बारे में अनिरुद्ध आरुषि को समझाते हुए कहता है, आरुषि, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तो किसी से भी कह देना। यह मत सोचना कि किसे कहूँ और किस नहीं, ये हमारा ही परिवार है। और दूसरी बात, ऐसे कल रात की तरह आज रात कुछ चाहिए हो तो बाहर मत जाना। टेलीफोन पर नंबर 1 या नंबर 2 डायल करना। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपनी कुछ पुश्तैनी जमीन और हवेलियों को देखने जा रहा हूँ और कुछ लोगों से भी मिलना है। मुझे बहुत लेट हो जाएगा, तो या तो मैं बहुत लेट नाइट आऊँगा या फिर अगली सुबह, इसलिए परेशान मत होना, ना मेरे लिए ना खुद के लिए। आरुषि, ठीक है, तो मतलब तुम आज मेहंदी की रस्म में शामिल नहीं होंगे? अनिरुद्ध, और क्या आरुषि, वैसे भी आज ये सब सिर्फ औरतों की है, हम मर्द थोड़ी ना मेहंदी लगाएंगे, तो क्या काम है यहाँ पर? और तुम तो उन सब के साथ आज बिजी हो जाओगी, तो मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं दोगी, तो उससे बेहतर है ना कि मैं आज काम ही कर लूँ। और कल तो हल्दी के बाद शादी है और उसके बाद हमें सुमित्रा कई से भी मिलने जाना है, इसलिए सोच रहा हूँ कि आज ये काम जाकर खत्म करके आ जाओ, इसलिए अपना ख्याल रखना। आरुषि, ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। तारांकन। अनिरुद्ध शेखावत हवेली से चला जाता है और आरुषि हाल में पहुंचती है, जहां पर मेहंदी की रस्म ही चल रही होती है। मानसी की मम्मी कविता बाईसा आरुषि के पास आकर कहती है, और ये तुम्हारे हाथ में अब तक मेहंदी नहीं लगी? आरुषि, नहीं, वो अब तक मैं कमरे में ही थी। आज अनिरुद्ध काम से बाहर गए हैं ना, तो बस उन्हीं को नशता करवा रही थी, मैं बस बैठने ही वाली हूँ। कविता बाईसा के पास आकर एक लड़की कहती है, काकी सा, यह मानसी दीदी की पायल है, इन्हें आप संभाल कर रख लीजिए, उनके पैरों में मेहंदी लग रही है ना। कविता, ठीक है। कविता आरुषि को बैठने का इशारा करते हुए जैसे ही जाने लगती है कि तभी एक लड़की आकर उनसे कहती है, काकी सा, आपको भी दादी से बुलाया है, जल्दी आइए। कविता बाईसा आरुषि के हाथ में पायल थमाते हुए कहती है, आरुषि, तुम मेरा एक काम करो, इन पायल को मानसी के कमरे के जो ड्रेसिंग टेबल है वहाँ एक लाल सा बॉक्स है, उसमें जाकर रख दो। मैं चली जाती, लेकिन दादी से का हुक्म है, इसलिए टाल नहीं सकती। कविता बाईसा की बात सुनकर आरुषि हैरान रह जाती है कि उसे आए हुए एक दिन नहीं हुआ और वह लोग उसे पर इतना विश्वास कर रहे हैं। आरुषि पायल देती है और मानसी के कमरे में पहुंचती है और जैसा कि उन्होंने बताया था, ड्रेसिंग टेबल पर एक लाल बॉक्स होता है। आरुषि उसमें पायल रखकर जैसे ही कमरे से जाने लगती है कि तभी उसका हाथ एक बड़े से फ्लावर बस से टकरा जाता है और वह फ्लो वाश गिरकर टूट जाता है। पहले तो आरुषि पैनिक हो जाती है कि वह यहाँ काम करने आई थी, लेकिन उसने नुकसान कर दिया। वह घबरा जाती है कि पता नहीं जो फ्लावर वासे उस गलती से टूटा है वह कितना महंगा होगा। तभी आरुषि की नजरें कुछ पेपर्स पर पड़ती है जो उसे फ्लो वॉश के अंदर से निकले थी।
आरुषि उठाकर देखती है और वह कोई पेपर नहीं था, वह एक कार्ड था, एक लव कार्ड, जिसे देखकर आरुषि चौंक जाती है। उसे कार्ड को खोलते ही और उसमें लिखे गए मैसेज को पढ़ते ही आरुषि को समझ में आ गया था कि यह कार्ड मानसी के प्रेमी का है। आरुषि, कार्ड की आखिरी लाइन, तुम्हारा अनंत। तो मतलब मानसी किसी अनंत से प्यार करती है, क्योंकि यह कार्ड पर जो डेट है वह 20 दिन पहले की है। तो मानसी आनंद से रिश्ता तोड़कर राजवीर से शादी कर रही हैं। तो क्या मानसी अभी भी आनंद से प्यार करती है और वही ये शादी मजबूरी में कर रही है, एक जबरदस्ती की शादी? बेचारी मानसी, मतलब वह भी किसी ऐसे से शादी करने जा रही है जिससे वह प्यार नहीं करती, और जिससे वह प्यार करती है उसे वह दूर जा रही है। आरुषि उन सभी कार्ड को उठाती है और उसे एक दूसरे फ्लो वाश में रख देती है और टूटे फ्लावर वाश को टुकड़ों को उठाकर वह डस्टबिन में फेंककर उसे जगह को साफ कर देती है। आरुषि कमरे से बाहर निकालकर आगे ही बढ़ती है कि तभी अचानक से उसे कल रात का ध्यान आता है, जब मानसी छत पर थी और आरुषि को दो लोगों की बात करने की आवाज छत से आई थी। और यह ऐसा सोचते हैं आरुषि को एक शक होता है कि कल रात मानसी अकेले छत पर नहीं थी बल्कि कोई और उसके साथ था। आरुषि, तो क्या कल रात मैंने जो दूसरे की आवाज सुनी थी वह अनंत था? क्या अनंत मानसी से मिलने आया था? मानसी की कल शादी है और वह एक रात पहले अनंत से मिल रही है। आखिर क्या है मतलब इसका? कहीं वह कुछ ऐसा तो नहीं करने वाली जो उसे नहीं करना चाहिए। चैप्टर 48 मानसी रन अवे फ्रॉम होम। मानसी के कमरे में रखे गए फ्लावर वाश में आरुषि को लव कार्ड मिलते हैं, जिससे आरुषि को इतना तो पता चल जाता है कि मानसी किसी लड़के से प्यार करती है। उसे फिर शक होता है कि कल रात मानसी छत पर अकेली नहीं थी, शायद उसके साथ कोई और भी था। और आरुषि को ऐसा लगता है कि वह कोई और नहीं अनंत ही था जो शायद मानसी से मिलने आया था। और यह सोचकर आरुषि परेशान हो जाती है कि एक तरफ उसकी राजवीर से शादी होने वाली है और दूसरी तरफ उसका पुराना प्यार अभी भी उससे आकर मिल रहा है। आरुषि को कुछ समझ नहीं आता कि वह बात किसी को बताएं या नहीं बताएं, लेकिन फिर वह डिसाइड करती है कि पहले वह मानसी से बात करेगी। आरुषि हाल में पहुंचती है जहां पर मेहंदी का कार्यक्रम हो रहा था। कविता आरुषि के पास आकर कहती है, आरुषि तुम्हें वह लाल बॉक्स मिल गया था ना? आरुषि, मुझे लाल बॉक्स मिल गया था और मैंने उसमें पायल भी संभाल कर रख दिया। कविता, बहुत अच्छा, चलो अब तुम भी मेहंदी लगवा लो। कविता आरुषि का हाथ पकड़कर उसे मानसी की साइड में बैठाते हैं और एक मेहंदी वाली से बोलती हैं, कुसुम, ये हमारी अनिरुद्ध की पत्नी है, हमारे खानदान की ही बहू है और अभी कुछ 15 दिन पहले ही उनकी शादी हुई है, इसलिए उनके हाथों में भी बिल्कुल दुल्हन वाली मेहंदी लगाना जैसे मानसी की लग रही है। मेहंदी वाली आरुषि के हाथों में मेहंदी लगाना शुरू करती है और आरुषि की नज़र मानसी पर थी। वह देखना चाह रही थी कि क्या सच में शादी से खुश है भी या नहीं। मानसी के चेहरे पर सिर्फ खुशी नजर आ रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। और जब उसकी बहनें और उसकी सहेलियां राजवीर के नाम से उसे छेड़ रही थी तो मानसी शर्मा रही थी। ये देखकर आरुषि हैरान होकर अपने मन में कहती है, ये तो राजवीर के नाम से मुस्कुरा रही है, शर्मा रही है, ये किसी भी तरह की जबरदस्ती की शादी नहीं लग रही है। अगर यह शादी के बिना मर्जी की, यह बिना इच्छा की होती तो मानसी के चेहरे पर यह रौनक की खुशी नहीं होती। जिस लड़की के जबरदस्ती शादी होती है या किसी और से शादी होती है जिससे वह प्यार नहीं करती, तो उस लड़की की क्या हालत होती है मुझसे अच्छा कौन जानता है। लड़की के चेहरे की तो रौनक चली जाती है, लेकिन यहाँ पर तो इसके चेहरे पर एक अलग ही निखार है। मुझे लगता है कि मैं इस बात को कुछ ज्यादा ही सोच लिया, मेरे साथ गलत हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि मानसी के साथ भी गलत हो रहा है, ये हो सकता है कि वह पहले किसी से प्यार करती होगी और उसके कार्ड उसने ऐसे संभाल के रख रखे हैं, लेकिन शायद उससे उसका रिश्ता टूट गया और आपको राजवीर से शादी कर रही है और वह खुश है। और कल रात को छत पर भी अकेले ही थी। वह जो कह रही थी सच ही था, क्योंकि मैंने कार्ड को देखा और कहानी बना ली। वैसे भी इतना बड़ा विला है, इतने सारे नौकर चाकर है, सिक्योरिटी है, ऐसी कौन हिम्मत करेगा कि घर में आकर उसे घर की लड़की से मिलने, जबकि जिस घर में अनिरुद्ध जैसा भाई है। मुझे इस बात के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सब अच्छा है। तारांकन रात के 1 बजे रहे थे। आरुषि विंडो के सहारे खड़े होकर अपनी मेहंदी के रंग को देख रही थी जो बहुत ही गहरा आया था। आरुषि, दादीसा ने कहा था कि जिस औरत के मेहंदी का रंग गहरा आता है उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मेहंदी का रंग बहुत गहरा है, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। हाँ, ये सच है कि वह अपने पति का हक जताता है, क्योंकि शायद वही बताना चाहता है कि मैं उसे बिलोंग करती हूँ, लेकिन वह प्यार मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करती। आरुषि एक गहरी सांस लेकर कहती है, आज बहुत अधूरा अधूरा लग रहा है, नींद ही नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, छत पर जाकर थोड़ा सा टहल लेती हूँ, जैसे कल मानसी गई थी वैसे। तो अनिरुद्ध ने मना किया था, लेकिन मुझे ऐसी नींद नहीं आएगी, थोड़े मन को फ्रेश करके आती हूँ। आरुषि शेखावत विला की छत पर पहुंचती है, जहां ठंडी हवाएं चल रही थी और आसपास की
छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे जो किसी माचिस के डिब्बे जितने लग रहे थे। उसे छत से आसपास का पूरा इलाका नजर आ रहा था और घर में लगी लाइट और भी ज्यादा इलाके को खूबसूरत बना रही थी। कुछ पल तो आरुषि बस उसे जगह को देखते ही रह गई थी। आरुषि सरप्राइज एक्सप्रेशन, क्या बात है, इस छत से तो आसपास का पूरा एरिया नजर आ रहा है और यह नाइट व्यू कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। यह विला यहाँ पर ऊंचाई में सबसे ज्यादा है, इसलिए आसपास के घर तो खिलौने जैसे लग रहे हैं। आरुषि पूरी छत पर घूम रही थी, तभी अचानक से वह कुछ ऐसा देखती है जो उसके चेहरे के रंग को उड़ा देती है। विला के बैक साइड वाले एरिया जहाँ पर एक छोटा सा एग्जिट डोर था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता है, वहां पर मानसी खड़ी है और वह बाहर किसी से बात कर रही है। छत से विला के बाहर खड़ी गाड़ी तो नजर आ रही थी लेकिन कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। आरुषि यह क्या है, इतनी रात में मानसी उसे दरवाजे से किस बात कर रही है और यह किसकी गाड़ी है? एक मिनट, कहीं जो मैं आज सुबह सो रही थी कि सही तो नहीं है, कहीं मेरी वह शक सही था, मतलब मानसी उसे लड़के के साथ। आरुषि देखती है कि मानसी फिर से घर के अंदर जा रही है और उसे कुछ समझ नहीं आता और वह जल्दी से छत से विला के बैक साइड एरिया की तरफ जाती है। जैसे ही आरुषि वहां पहुंचती है जहां पर मानसी बैग लेकर दरवाजा से बाहर निकालने जा ही रही थी कि तभी आरुषि दौड़कर मानसी के पास पहुंचती है। पीछे आते हुए आहट से मानसी घबरा जाती है और वह जैसे ही पलट कर देती है आरुषि उसका तुरंत हाथ पकड़ लेती है और वह जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है ताकि जो बाहर है वह अंदर न आ पाए। मानसी घबराते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरुषि तुम अनंत के साथ भाग रही हो। मानसी हैरान हो जाती है कि आखिर आरुषि को कैसे पता चला, जिस पर आरुषि उसे जवाब देते हुए कहती है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी लव अफेयर के बारे में आज सुबह ही पता चला है। अब यह मत पूछना कि कैसे और कब। तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे कैसे भाग सकती हो? तुम्हारी कल इस चौखट पर तुम्हारी बारात आएगी और तुम एक लड़के के साथ भाग रही हो। अगर तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो पहले ही मना क्यों नहीं किया? तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे खानदान का नाम डूब जाएगा, उनकी सारी इज्जत, उनका मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा। उन्हें लोग किन नजरों से देखेंगे, किस तरह की बातें कहेंगे। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। अगर तुम प्यार करती हो तो सबके सामने उसका इजहार करो, उसे एक्सेप्ट करो, ऐसे नहीं। मानसी आरुषि के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, प्लीज भाभी मुझे जाने दीजिए, मुझे ये सब बातें मत कीजिए। हाँ ये सच है कि मैं शादी के लिए ना नहीं कहा पाए, अपने प्यार के बारे में अपने घर वालों को नहीं बता पाए, मुझ में नहीं हिम्मत हुई, क्योंकि अगर मैं ये बात उन्हें बता देती कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ तो वह लड़के को खत्म कर देते हैं। आप जानती है अनिरुद्ध भाई कौन है, तो आप ये भी जान लीजिए कि यह खानदान भी कम नहीं है, सब एक जैसे ही है। मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वह इतनी बड़ी हैसियत का नहीं है, इसका एक सामान्य सा घर है। मैं बात भी देती तो ये लोग नहीं मानते, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आरुषि गुस्से से, इसके बाद का क्या अंजाम होगा ये सोचा है तुमने? अगर वह तुम्हारे प्यार को खत्म कर सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है शादी होने के बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? अनिरुद्ध को जानते हो ना, तो वह सेकंड नहीं लेगा, उसे लड़की की जान ले लेगा। मानसी इमोशनल, नहीं भाभी, एक बार शादी हो जाए उसके बाद ही लोग मेरा और अनंत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे अपने घर की बेटी को विधवा होते हुए नहीं देखेंगे, इन्हें फिर मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना ही होगा। भाभी मुझे मत रोक, मुझे जाने दीजिए। आरुषि मानसी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं मानसी, मैं यह नहीं होने दे सकती। तुम इस घर की बेटी हो, मैं तुम्हारी सगी भाभी नहीं हूँ, लेकिन मेरा इस घर से नाता है। अपनी आंखों के सामने मैं तुम्हें यह नहीं करने दे सकती। तुम्हारे खानदान का, अनिरुद्ध का एक नाम है, अपनी आंखों के सामने मैं यह नहीं करने दे सकती। तुम्हें मेरे साथ घर के अंदर चलना होगा, मैं तुम्हें इस भागने में मदद नहीं कर सकती। मानसी रोते हुए अपना हाथ आरुषि के हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या आप चाहती है कि मैं एक ऐसी जिंदगी जी जहां पर मैं सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊं, जिस रिश्ते में प्यार नहीं, जिस रास्ते में अपनापन नहीं, विश्वास नहीं, एक ऐसा रिश्ता के साथ अपनी पूरी जिंदगी जियो? आप क्या चाहते हैं कि एक लड़का जिससे मेरी शादी होने वाली है मुझे जिंदगी भर टॉर्चर करे, मुझे यह एहसास दिलाए कि मैं उसके पांव की जूती, जो पत्नी होने के बाद भी मुझे पत्नी जैसी इज्जत ना दे पाए, जिस घर में मैं गुलाम बन कर रहा हूँ, जिस घर में मुझे एक नौकर जैसा ट्रीट किया जाए? चाहती है कि मैं कैसे जिंदगी जी एक आदमी जिससे आप चाहती मेरी अभी अभी शादी हुई और मुझे पता चले कि उसका तो किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है और शादी होने के बाद भी वह अपना रिश्ता ना खत्म करे? आरुषि तुम ये क्या कह रही हो? क्या राजवीर इस तरह के इंसान है? मानसी हाँ भाभी, राजवीर के बारे में मुझे सब पता है। जिस दिन मेरी उनसे सगाई हुई थी उसी रात को किसी और लड़की के पास रात बिताने गए थे।
भाभी आपको इंसान नहीं है कि राजवीर किस तरह के इंसान है। उनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरी उनसे शादी हो गई तो मैं सिर्फ गुलाम बनकर रहूंगी, मेरी जिंदगी से सारी खुशियां सब चली जाएगी और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं तो वक्त की सूखी रोटी खा लूंगी लेकिन किसी की गुलाम बनकर नहीं रहूंगी। इस शादी में मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं अपने प्यार को नहीं खो सकती। मानसी की बातें आरुषि के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। मानसी की एक एक बात आरुषि को उसके खुद पर बीती हुई तकलीफों के बारे में याद दिला रही थी। किस तरह उसकी भी जबरदस्ती और उसके बिना मर्जी की थी। किस तरह से अनिरुद्ध ने भी शुरुआत में आरुषि के साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार किया था जिसमें उसने आरुषि को अपने गुलाम कहा था। उसके बाद अनिरुद्ध की फैमिली का आरुषि को टॉर्चर करना, एक एक बात आरुषि की आंखों के सामने आ रही थी। वह अपने उसे बुरे अतीत में खो रही थी और उसके हाथ की पकड़ धीमी हो जाती है और इसी बीच में मानसी आरुषि के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है। मानसी दरवाजा खोलकर आरुषि से कहती है, भाभी सुबह ना हो जाए तब तक ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि जब तक ये बात पता चलेगी तब तक मेरी अनंत से शादी हो चुकी होगी। मैं सुबह आऊंगी अनंत के साथ इस घर में। आरुषि कुछ करती उससे पहले मानसी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। मानसी की जाने के बाद आरुषि को एहसास होता है कि वह अपने अतीत में इतना खो गई थी कि वह मानसी को नहीं रोक पाई। आरुषि बहुत घबरा गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अनिरुद्ध भी नहीं है और ऊपर से वह किसे जाकर बताए कि मानसी घर से भाग गई है और उसे ये भी डर लग रहा था कि अगर उसने जाकर बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर वो लोग मानसी को मार दे या फिर उसे लड़के को मार दे जिससे मानसी प्यार करती है। आरुषि समझ गई थी कि जिस तरह का अनिरुद्ध है इस तरह का शेखावत खानदान भी है। वह घबरा रही थी कि वह इस हालात को अब कैसे संभाले। मानसी के बारे में जाकर घरवालों को बताएं या चुप रहे ताकि कल सुबह मानसी अनंत से शादी करके उसके साथ इस घर में आए। आरुषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चैप्टर 48 मानसी रैन अवे फ्रॉम होम। मानसी के कमरे में रखे गए फ्लावर वाश में आरुषि को लव कार्ड मिलते हैं, जिससे आरुषि को इतना तो पता चल जाता है कि मानसी किसी लड़के से प्यार करती है। उसे फिर शक होता है कि कल रात मानसी छत पर अकेली नहीं थी, शायद उसके साथ कोई और भी था और आरुषि को ऐसा लगता है कि वह कोई और नहीं अनंत ही था जो शायद मानसी से मिलने आया था। और यह सोचकर आरुषि परेशान हो जाती है कि एक तरफ उसकी राजवीर से शादी होने वाली है और दूसरी तरफ उसका पुराना प्यार अभी भी उससे आकर मिल रहा है। आरुषि को कुछ समझ नहीं आता कि वह बात किसी को बताएं या नहीं बताएं, लेकिन फिर वह डिसाइड करती है कि पहले वह मानसी से बात करेगी। आरुषि हाल में पहुंचती है जहां पर मेहंदी का कार्यक्रम हो रहा था। कविता आरुषि के पास आकर कहती है, आरुषि तुम्हें वह लाल बॉक्स मिल गया था ना? आरुषि, मुझे लाल बॉक्स मिल गया था और मैंने उसमें पायल भी संभाल कर रख दिया। कविता, बहुत अच्छा, चलो अब तुम भी मेहंदी लगवा लो। कविता आरुषि का हाथ पकड़कर उसे मानसी की साइड में बैठाते हैं और एक मेहंदी वाली से बोलती हैं, कुसुम ये हमारी अनिरुद्ध की पत्नी है, हमारे खानदान की ही बहू है और अभी कुछ 15 दिन पहले ही उनकी शादी हुई है, इसलिए उनके हाथों में भी बिल्कुल दुल्हन वाली मेहंदी लगाना जैसे मानसी के लग रही है। मेहंदी वाली आरुषि के हाथों में मेहंदी लगाना शुरू करती है और आरुषि की नज़र मानसी पर थी। वह देखना चाह रही थी कि क्या सच में शादी से खुश है भी या नहीं। मानसी के चेहरे पर सिर्फ खुशी नजर आ रही थी, वह मुस्कुरा रही थी और जब उसकी बहनें और उसकी सहेलियां राजवीर के नाम से उसे छेड़ रही थी तो मानसी शर्मा रही थी। ये देखकर आरुषि हैरान होकर अपने मन में कहती है, ये तो राजवीर के नाम से मुस्कुरा रही है, शर्मा रही है, ये किसी भी तरह की जबरदस्ती की शादी नहीं लग रही है। अगर यह शादी के बिना मर्जी की, यह बिना इच्छा की होती तो मानसी के चेहरे पर यह रौनक की खुशी नहीं होती। जिस लड़की की जबरदस्ती शादी होती है या किसी और से शादी होती है जिससे वह प्यार नहीं करती तो उस लड़की की क्या हालत होती है मुझसे अच्छा कौन जानता है। लड़की के चेहरे की तो रौनक चली जाती है, लेकिन यहाँ पर तो इसके चेहरे पर एक अलग ही निखार है। मुझे लगता है कि मैं इस बात को कुछ ज्यादा ही सोच लिया, मेरे साथ गलत हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि मानसी के साथ भी गलत हो रहा है, ये हो सकता है कि वह पहले किसी से प्यार करती होगी और उसके कार्ड उसने ऐसे संभाल के रख रखे हैं, लेकिन शायद उससे उसका रिश्ता टूट गया और आपको राजवीर से शादी कर रही है और वह खुश है। और कल रात को छत पर भी अकेले ही थी, वह जो कह रही थी सच ही था, क्योंकि मैंने कार्ड को देखा और कहानी बना ली। वैसे भी इतना बड़ा विला है, इतने सारे नौकर चाकर है, सिक्योरिटी है, ऐसी कौन हिम्मत करेगा कि घर में आकर उसे घर की लड़की से मिलने, जबकि जिस घर में अनिरुद्ध जैसा भाई है। मुझे इस बात के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए क्योंकि सब अच्छा है। तारांकन रात के 1 बजे रहे थे। आरुषि विंडो के सहारे खड़े होकर अपनी मेहंदी के रंग को देख रही थी जो बहुत ही गहरा आया था। आरुषि,
दादीसा ने कहा था कि जिस औरत के मेहंदी का रंग गहरा आता है उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मेहंदी का रंग बहुत गहरा है लेकिन अनिरुद्ध के दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। हाँ, ये सच है कि वह अपने पति का हक जताता है क्योंकि शायद वही बताना चाहता है कि मैं उसे बिलोंग करती हूँ, लेकिन वह प्यार मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करती। आरुषि एक गहरी सांस लेकर कहती है, आज बहुत अधूरा अधूरा लग रहा है, नींद ही नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, छत पर जाकर थोड़ा सा टहल लेती हूँ। जैसे कल मानसी गई थी वैसे तो अनिरुद्ध ने मना किया था, लेकिन मुझे ऐसी नींद नहीं आएगी, थोड़े मन को फ्रेश करके आती हूँ। आरुषि शेखावत विला की छत पर पहुंचती है जहां ठंडी हवाएं चल रही थी और आसपास के छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे जो किसी माचिस के डिब्बे जितने लग रहे थे। उसे छत से आसपास का पूरा इलाका नजर आ रहा था और घर में लगी लाइट और भी ज्यादा इलाके को खूबसूरत बना रही थी। कुछ पल तो आरुषि बस उसे जगह को देखते ही रह गई थी। आरुषि सरप्राइज एक्सप्रेशन, क्या बात है, इस छत से तो आसपास का पूरा एरिया नजर आ रहा है और यह नाइट व्यू कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। यह विला यहाँ पर ऊंचाई में सबसे ज्यादा है, इसलिए आसपास के घर तो खिलौने जैसे लग रहे हैं। आरुषि पूरी छत पर घूम रही थी, तभी अचानक से वह कुछ ऐसा देखती है जो उसके चेहरे के रंग को उड़ा देती है। विला के बैक साइड वाले एरिया जहाँ पर एक छोटा सा एग्जिट डोर था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता है, वहां पर मानसी खड़ी है और वह बाहर किसी से बात कर रही है। छत से विला के बाहर खड़ी गाड़ी तो नजर आ रही थी लेकिन कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। आरुषि, यह क्या है, इतनी रात में मानसी उसे दरवाजे से किस बात कर रही है और यह किसकी गाड़ी है? एक मिनट, कहीं जो मैं आज सुबह सो रही थी कि सही तो नहीं है, कहीं मेरी वह शक सही था? मतलब मानसी उसे लड़के के साथ। आरुषि देखती है कि मानसी फिर से घर के अंदर जा रही है और उसे कुछ समझ नहीं आता और वह जल्दी से छत से विला के बैक साइड एरिया की तरफ जाती है। जैसे ही आरुषि वहां पहुंचती है जहां पर मानसी बैग लेकर दरवाजा से बाहर निकालने जा ही रही थी कि तभी आरुषि दौड़कर मानसी के पास पहुंचती है। पीछे आते हुए आहट से मानसी घबरा जाती है और वह जैसे ही पलट कर देती है आरुषि उसका तुरंत हाथ पकड़ लेती है और वह जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है ताकि जो बाहर है वह अंदर न आ पाए। मानसी घबराते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरुषि, तुम अनंत के साथ भाग रही हो। मानसी हैरान हो जाती है कि आखिर आरुषि को कैसे पता चला, जिस पर आरुषि उसे जवाब देते हुए कहती है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी लव अफेयर के बारे में आज सुबह ही पता चला है। अब यह मत पूछना कि कैसी और कब। तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे कैसे भाग सकती हो? तुम्हारी कल इस चौखट पर तुम्हारी बारात आएगी और तुम एक लड़के के साथ भाग रही हो। अगर तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो पहले ही मना क्यों नहीं किया? तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे खानदान का नाम डूब जाएगा, उनकी सारी इज्जत, उनका मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा। उन्हें लोग किन नजरों से देखेंगे, किस तरह की बातें कहेंगे। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। अगर तुम प्यार करती हो तो सबके सामने उसका इजहार करो, उसे एक्सेप्ट करो, ऐसे नहीं। मानसी आरुषि के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, प्लीज भाभी मुझे जाने दीजिए, मुझे ये सब बातें मत कीजिए। हाँ, ये सच है कि मैं शादी के लिए ना नहीं कहा पाए, अपने प्यार के बारे में अपने घर वालों को नहीं बता पाए, मुझ में नहीं हिम्मत हुई, क्योंकि अगर मैं ये बात उन्हें बता देती कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ तो वह लड़के को खत्म कर देते हैं। आप जानती है अनिरुद्ध भाई कौन है, तो आप ये भी जान लीजिए कि यह खानदान भी कम नहीं है, सब एक जैसे ही है। मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वह इतनी बड़ी हैसियत का नहीं है, इसका एक सामान्य सा घर है। मैं बात भी देती तो ये लोग नहीं मानते, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आरुषि गुस्से से, इसके बाद का क्या अंजाम होगा ये सोचा है तुमने? अगर वह तुम्हारे प्यार को खत्म कर सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है शादी होने के बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? अनिरुद्ध को जानते हो ना, तो वह सेकंड नहीं लेगा, उसे लड़की की जान ले लेगा। मानसी इमोशनल, नहीं भाभी, एक बार शादी हो जाए उसके बाद ही लोग मेरा और अनंत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे अपने घर की बेटी को विधवा होते हुए नहीं देखेंगे, इन्हें फिर मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना ही होगा। भाभी मुझे मत रोक, मुझे जाने दीजिए। आरुषि मानसी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं मानसी, मैं यह नहीं होने दे सकती, तुम इस घर की बेटी हो, मैं तुम्हारी सगी भाभी नहीं हूँ, लेकिन मेरा इस घर से नाता है। अपनी आंखों के सामने मैं तुम्हें यह नहीं करने दे सकती, तुम्हारे खानदान का अनिरुद्ध का एक नाम है, अपनी आंखों के सामने मैं यह नहीं करने दे सकती। तुम्हें मेरे साथ घर के अंदर चलना होगा, मैं तुम्हें इस भागने में मदद नहीं कर सकती। मानसी रोते हुए अपना हाथ आरुषि के हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या आप चाहती है कि मैं एक ऐसी जिंदगी जी जहां पर मैं सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊं, जिस रिश्ते में प्यार नहीं, जिस रास्ते में अपनापन नहीं, विश्वास नहीं, एक ऐसा रिश्ता के साथ अपनी पूरी जिंदगी जियो? आप क्या चाहते हैं कि एक लड़का जिससे मेरी शादी होने वाली है मुझे जिंदगी भर टॉर्चर करे, मुझे यह एहसास दिलाए कि मैं उसके पाँव की जूती,
जो पत्नी होने के बाद भी मुझे पत्नी जैसी इज्जत ना दे पाए, जिस घर में मैं गुलाम बन कर रहा हूँ, जिस घर में मुझे एक नौकर जैसा ट्रीट किया जाए, चाहती है कि मैं कैसे जिंदगी जी। एक आदमी जिससे आप चाहती मेरी अभी अभी शादी हुई और मुझे पता चले कि उसका तो किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है और शादी होने के बाद भी वह अपना रिश्ता ना खत्म करे। आरुषि, तुम ये क्या कह रही हो? क्या राजवीर इस तरह के इंसान है? मानसी, हाँ भाभी, राजवीर के बारे में मुझे सब पता है। जिस दिन मेरी उनसे सगाई हुई थी उसी रात को किसी और लड़की के पास रात बिताने गए थे। भाभी, आपको इंसान नहीं है कि राजवीर किस तरह के इंसान है। उनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरी उनसे शादी हो गई तो मैं सिर्फ गुलाम बनकर रहूंगी, मेरी जिंदगी से सारी खुशियां सब चली जाएगी और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं तो वक्त की सूखी रोटी खा लूंगी लेकिन किसी की गुलाम बनकर नहीं रहूंगी। इस शादी में मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं अपने प्यार को नहीं खो सकती। मानसी की बातें आरुषि के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। मानसी की एक एक बात आरुषि को उसके खुद पर बीती हुई तकलीफों के बारे में याद दिला रही थी। किस तरह उसकी भी जबरदस्ती और उसके बिना मर्जी की थी। किस तरह से अनिरुद्ध ने भी शुरुआत में आरुषि के साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार किया था जिसमें उसने आरुषि को अपने गुलाम कहा था। उसके बाद अनिरुद्ध की फैमिली का आरुषि को टॉर्चर करना, एक एक बात आरुषि की आंखों के सामने आ रही थी। वह अपने उसे बुरे अतीत में खो रही थी और उसके हाथ की पकड़ धीमी हो जाती है और इसी बीच में मानसी आरुषि के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है। मानसी दरवाजा खोलकर आरुषि से कहती है, भाभी सुबह ना हो जाए तब तक ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि जब तक ये बात पता चलेगी तब तक मेरी अनंत से शादी हो चुकी होगी। मैं सुबह आऊंगी अनंत के साथ इस घर में। आरुषि कुछ करती उससे पहले मानसी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। मानसी की जाने के बाद आरुषि को एहसास होता है कि वह अपने अतीत में इतना खो गई थी कि वह मानसी को नहीं रोक पाई। आरुषि बहुत घबरा गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अनिरुद्ध भी नहीं है और ऊपर से वह किसे जाकर बताए कि मानसी घर से भाग गई है और उसे ये भी डर लग रहा था कि अगर उसने जाकर बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर वो लोग मानसी को मार दे या फिर उसे लड़के को मार दे जिससे मानसी प्यार करती है। आरुषि समझ गई थी कि जिस तरह का अनिरुद्ध है इस तरह का शेखावत खानदान भी है। वह घबरा रही थी कि वह इस हालात को अब कैसे संभाले। मानसी के बारे में जाकर घरवालों को बताएं या चुप रहे ताकि कल सुबह मानसी अनंत से शादी करके उसके साथ इस घर में आए। आरुषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चैप्टर 49 आरुषि वॉज अक्यूज्ड। मानसी अनंत के लिए घर से भाग गई है, वह भी शादी की एक दिन पहले, और आरुषि वहां होते हुए भी मानसी को नहीं रोक पाए। इस बात से मन आरुषि को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक तरफ तो घर वाले ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे क्योंकि घर की बेटी किसी और लड़के के साथ भाग गई है, और सबसे बड़ी बात कि वहां पर आरुषि थी जो उसे रोक सकती थी लेकिन उसने उसे नहीं रोका। आरुषि अपने कमरे में हैरान परेशान इधर से उधर घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, घर के लोगों को जाकर बताएं या फिर चुप रहे। आरुषि घबराते हुए, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने मानसी को क्यों नहीं रोका? वह मेरे सामने थी, मैं उसे पकड़कर घर के अंदर ला सकती थी, उसे समझा सकती थी कि किसी और तरीके से भी हल निकाला जा सकता है, लेकिन उसने जो बातें कही उसे सुनकर मैं उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाई। जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि मानसी के साथ हो। भाई, ये बात अलग है कि शायद अब अनिरुद्ध का व्यवहार पहले वाला नहीं है, लेकिन मैं उसे वक्त को नहीं भूल सकती जहां मुझे उसे घर में सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब मैं क्या करूं? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बताने की। किस मुंह से कहूंगी उनसे कि मैं वही थी और उनके घर की बेटी को भगाने से नहीं रोक पाई। मुझे चुप ही रहना चाहिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। वैसे भी उसने कहा था ना कि सुबह तक वह शादी करके आ जाएगी, तो सच सबको पता ही चल जाएगा। अगर मैं बताऊंगी तो मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी। अनिरुद्ध भी यहाँ नहीं है। तारांकन सुबह के 4 बजे गए थे। आरुषि अपने कमरे में खामोश बैठी हुई थी, उसकी वजह से दुनिया ही हिल गई थी। वह बार बार बस घड़ी की तरफ देखे जा रही थी और तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने होता है अनिरुद्ध। आरुषि अनिरुद्ध को देखकर पहले तो घबरा जाती है, लेकिन वह एक चैन की सांस लेती है कि अनिरुद्ध आ गया है और अब वह उसे मानसी की बात बता देगी, और उसे विश्वास था कि अनिरुद्ध कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा और वह उसकी बात पर यकीन करेगा। आरुषि जैसे ही उठकर अनिरुद्ध के पास जाकर घबराते हुए कहती है, अनिरुद्ध, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो माँ। आरुषि अपनी बात आगे रहते तभी अनिरुद्ध उसकी बात को काटते हुए कहता है, आरुषि, तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा, अभी मेरे साथ चलो। आरुषि, लेकिन कहाँ? अनिरुद्ध, बस चलो, सवाल मत करो। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़ता है और वह दोनों महेंद्र काका के कमरे में पहुंचते हैं, जहां पर घर के सभी बड़े सदस्य थे और सभी के चेहरे पर निराशा, गुस्सा और तकलीफ थी। उन सभी को देखकर आरुषि को आभास हो जाता है कि शायद मानसी की भागने की बात इन सभी को पता चल गई है। अनिरुद्ध,
बताए महेंद्र काका, आपने इतनी सुबह मुझे फोन करके बुलाया और यह कहा कि अपनी पत्नी को साथ लेकर आओ। आखिर क्या बात है? आप घर के बड़े सभी सदस्य हैं, इतनी सुबह एक साथ, सब ठीक तो है ना? दादी सा उठकर गुस्से से अनिरुद्ध से कहती है। अनिरुद्ध, मानसी भाग गई है और जिसने मानसी को इस घर से भागने में मदद की है। आरुषि की तरफ देखते हुए, ये तेरी पत्नी आरुषि है? दादी का आरोप सुनकर आरुषि और अनिरुद्ध दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। एक तरफ अनिरुद्ध को यकीन नहीं होता और दूसरी तरफ आरुषि पर ऐसा आरोप लगेगा कि उसने नहीं सोचा था। हाँ, ये सच है कि उसने बताया नहीं, लेकिन उसने उसके भागने में मदद नहीं की। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि की तरफ देखता है। आरुषि घबरा जाती है और वह अपना बचाव करते हुए कहती है, दादी सा, आप ये क्या कह रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं मानसी को भगाने में उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि मैं तो उसे। दादी आरुषि की बात बीच में काटते हुए गुस्से से कहती है, क्या बात है? नहीं बहू, हम तो तुम्हें बहुत ही भोली और मासूम समझ रही थी, लेकिन अभी नहीं पता था कि तुम तो की सफलता से झूठ बोल लेती हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? हमारे घर की बेटी भाग गई है और तुम घर की बहू, जिसको रोकना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वह खड़ी खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। घर के सभी सदस्य जो उसे कमरे में मौजूद थे, एक एक करके आरुषि पर आरोप लगा रहे थे और उन आरोपों से आरुषि जितना घबरा रही थी, उससे ज्यादा वह अनिरुद्ध के गुस्से से घबरा रही थी। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, आरुषि, क्या ये सच है? मुझे तुमसे जवाब चाहिए। आरुषि घबराते हुए, अनिरुद्ध, मेरा यकीन करो, मैं मानसी को भगाने में कोई मदद नहीं की। वो तो जब। महेंद्र काका आरुषि की बात को बीच में काटते हुए अनिरुद्ध को मोबाइल में एक वीडियो दिखाते हुए कहते हैं, अनिरुद्ध, जरा इस वीडियो को देख, जो वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज की एक रिकॉर्डिंग है और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब मानसी भाग रही थी तो आरुषि वही थी और उसे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आरुषि ने एक बार मानसी का हाथ पकड़ा है, लेकिन उसके बाद उसने मानसी को जाने दिया है। इससे हम क्या समझेंगे? अनिरुद्ध उस वीडियो को देखता है और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे थे। उसके चेहरे का गुस्सा और भी साफ नजर आ रहा था। उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी को कसकर भींच दिया था, जिससे आरुषि देखती है और उसे एहसास होता है कि जो ये लोग कह रहे हैं और जो इस वीडियो में दिख रहा है, उसे पर अनिरुद्ध भी विश्वास कर रहा है कि मानसी को भगाने में आरुषि का हाथ है। दादी सा, तो बताओ अनिरुद्ध, अब क्या कहोगे? हमारी पोती ने तो नाक कटा ही दी, लेकिन तुम्हारी इस पत्नी ने भी कसर नहीं छोड़ी। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ इतने गुस्से से देख रहा था कि आरुषि को ऐसे लग रहा था जैसे किसी भी पल वह उसे निकल जाएगा। आरुषि घबराते हुए अनिरुद्ध से कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने उसे भगाने में मदद नहीं की। हमें ये जानती हूँ कि मैं उसे रोक नहीं पाई, लेकिन मैं कोशिश की थी। पर मैं। महेंद्र काका गुस्से से, अगर तुमने उसे भगाने की कोशिश नहीं की तो ये बात को तुमने अब तक क्यों छुपा के रखी? जब वह भागकर चली गई थी तो तुमने आकर हमें क्यों नहीं बताया? 1 बजे के करीब है और सुबह के 3:45 बजे हमें पता चलता है। इतने घंटे तक तुम क्या कर रही थी? अगर यह बात हमें अब बताना चलती, सुबह पता चलती, तो तुम चुप रहती। दादी सा गुस्से से, आरुषि, तुमने बहुत घटिया हरकत की है। हमारी नजरों में तुम गिर गई हो और चुपचाप से ही बताओ कि मानसी कहाँ गई है, कौन है वह लड़का और इस समय वह कहाँ मिलेगी? आरुषि रोते हुए, मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं छत पर टहल रही थी जब मैं मानसी को देखा। मैंने उसे रोकने की थी, लेकिन मैं उसे नहीं रोक पाई, लेकिन मैंने उसे भगाने में मदद नहीं की। घर के सभी सदस्य आरुषि पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे और यह बात अनिरुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। हाँ, वह जानता था कि आरुषि ने गलत किया है, लेकिन फिर भी आरुषि पर कोई ऐसी चलाई, कोई ऐसा गुस्सा करे, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अनिरुद्ध, अभी इस समय हमें इन बातों पर न ध्यान देकर मानसी को ढूंढना चाहिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि सूरज निकलने से पहले मानसी घर में होगी, बिल्कुल सही सलामत, और उसकी शादी राजवीर से ही होगी। अनिरुद्ध की बातें सुनकर आरुषि के दिल को ठेस पहुंचती है। अनिरुद्ध ने भी सभी की तरह आरुषि पर यकीन नहीं किया और सबसे ज्यादा तो उसे इस बात की फिक्र हो रही थी कि वह मानसी की शादी राजवीर से करवाना चाहता है, जबकि वह असलियत नहीं जानता कि राजवीर एक कैसा इंसान है। आरुषि आगे बढ़कर अनिरुद्ध से कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकती, राजवीर एक अच्छे इंसान नहीं है। वह। आरुषि आगे कुछ कहती, तभी अनिरुद्ध आरुषि का हाथ गुस्से से पकड़कर कहता है, तुम मेरे साथ चलो और आप सभी निश्चित हो जाए। सुबह होने से पहले आरुषि मानसी घर में होगी और यह बात इस घर से बाहर नहीं मिल जाएगी। आरुषि को खींचकर अनिरुद्ध कमरे में लेकर आता है और गुस्से से दरवाजा बंद करता है। अनिरुद्ध के गुस्से को देखकर आरुषि अपने कदम पीछे करने लगती है। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ एग्रेसिव भी बढ़ता है और उसकी दोनों बाजू को पकड़कर उसे गुस्से से दीवार से सटाकर उसे पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम क्या चाहती हो? किस लिए आए हो यहाँ पर? मेरा नाम को बदनाम करने के लिए आए हो या फिर मेरे परिवार का नाम बदनाम करने के लिए? किस चीज का बदला ले रही हूँ तुम?
तो क्या मैं आज ये बदले के लिए किया जो तकलीफ में तुम्हें पहुंचाए, आज वही तकलीफ तुम मुझे मेरे परिवार को पहुंचा रही हो इस तरह। तुमने मानसी को घर से भागने में मदद की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें एहसास है अनिरुद्ध राणा की आज जिंदगी में पहली बार नजरें झुक गई थी, वह भी तुम्हारे कारण, क्योंकि मेरी बीवी ने इस घर की बेटी को भगाने में उसकी मदद की। अनिरुद्ध ने आरुषि की बाजू को टाइट पकड़ रखा था कि आरुषि को दर्द होने लगा था। वह घबराते हुए अनिरुद्ध से कहते हैं, अनिरुद्ध दर्द हो रहा है। अनिरुद्ध, और जो तकलीफ तुमने मुझे दी है उसका क्या? गुस्सा से चलाते हुए आरुषि रोते हुए, मेरा यकीन करो ये सच है कि जब वह जा रही थी तो मैं वहां आई थी, लेकिन मैं उसे रोक रही थी, लेकिन वह नहीं रुकी और चली गई। अनिरुद्ध गुस्से से, आरुषि जिसे तुम रोकना बोलते हो वह रोकना नहीं होता, तुम्हें क्या लग रहा है वह 2 साल की बच्ची है जिसे तुमने कहा कि घर के अंदर चलो तो वह घर के अंदर चली जाएगी? वह 22 साल की लड़की जिसकी कल शादी है तुम्हारी आंखों के सामने भाग रही थी और तुम खड़ी थी वीडियो में, तो तुम उससे बातें करती दिखाई दे रही हो। किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि तुम उसे रोक रही हो। मैं मानता जब तुम हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी तुम्हारा हाथ छोड़कर तुम्हें धक्का देकर भाग जाती, तो मैं उन लोगों को दिखाता कि ये देखो मेरी पत्नी ने तो रोका था लेकिन वही नहीं मानी। लेकिन उस वीडियो में साफ पता चल रहा था कि तुम तो उसे बड़े आराम से बातें कर रही हो और वह जाते हुए भी तुम्हें कुछ कह कर गई थी और तुम चुपचाप खड़ी थी। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर वालों के सामने तुम उसे लड़के के बारे में बुराई कर रही हो कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चिल्लाते हुए आरुषि रोते हुए, अनिरुद्ध मेरा यकीन करो मैं उसका हाथ पकड़ा था, उसे समझाया था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि जिस लड़के से उसके घर वाले शादी कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है और वह सबके कारण में कुछ समझ नहीं पाए और तब तक वह चली गई। अनिरुद्ध गुस्से से, उसने जो भी कहा वह सब झूठ था। राजवीर को मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं अपने आप में कई बुराइयां देख सकता हूँ, लेकिन उसे लड़के में नहीं, वह तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर चली गई। आरुषि अगर तुमने कोशिश की तो बहुत फालतू कोशिश थी, एक बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन वह लोग नहीं मानेंगे। आज तुमने मेरा सर से झुका दिया कि काश मैं तुम्हें लेकर ही नहीं आता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। मेरी सालों कमाई हुई इज्जत को तुमने मेरे परिवार के सामने ही नाश कर दिया। तुम जानती हो कि तुम पर उन लोगों को कितना गुस्सा रहा है। तुम ये शुक्र मानो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए वह मेरे कारण तुम्हें कुछ नहीं कह पाए। अगर यह काम उनकी सगी बहू ने किया होता ना तो वह तुम्हें घर से बाहर निकाल देते। अब तुम्हें कोई हक नहीं है इस घर की शादी में शामिल होने का। मैं मानसी को ढूंढने जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं आता तुम इसी कमरे में रहोगी। और खबरदार, अगर तुमने इस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की, किसी से भी जाकर बात करने की कोशिश की, मानसी को घर लाने के बाद मैं तुम्हें सुमित्रा कई के पास छोड़कर आऊंगा। तुम वही रहोगी क्योंकि तुमने वह हक खो दिया है। अब अपना मुंह बंद करके चुपचाप यही बैठे रहना, मुझे और शर्मिंदा मत करना। आरुषि अनिरुद्ध की आंखों में देख रही थी कि उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा है और उसे तकलीफ भी बहुत पहुंची है। कहीं ना कहीं उसे यही लग रहा है कि आरुषि मानसी को भगाने में शामिल है। आरुषि को नहीं पता था कि यह बात उसके ऊपर ही आ जाएगी, वह भी इस तरह से जहां वह अपनी बेगुनाह ही साबित ही नहीं कर पा रही है। अनिरुद्ध गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद करके मानसी को ढूंढने के लिए चला जाता है। च 50 यू कांट स्टे हियर। आरुषि ने मानसी को रोकने की कोशिश की थी लेकिन वह उसे नहीं रोक पाई, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उस पर यह आरोप लगाया जाएगा कि उसने मानसी को भगाने में मदद की है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में सभी को यही लग रहा है कि आरुषि मानसी की मदद कर रही है और आरुषि की सबसे बड़ी फेस तो ये लगती है कि अनिरुद्ध भी यही यकीन कर रहा है कि आरुषि ने मानसी का साथ दिया है और वह भी उसकी साइड सुनने के लिए तैयार नहीं है। आरुषि रोते हुए दीवार के सहारे बैठ जाती है और अपने हाथ पर आई हुई खरोंच। अनिरुद्ध ने जब आरुषि की कलाई पकड़ी थी तो इतनी तेज थी कि उसके हाथ की चूड़ियां टूट गई थी और जिसके कारण उसके हाथों पर खरोंच आ गई थी। को देखकर रोते हुए कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, बस मेरी इतनी गलती है कि मैं उसे समय वहां पर थी और मानसी को नहीं रोक पाए। और इन सभी लोगों को ये लग रहा है कि मैंने मानसी से को इस घर से भागने में मदद की है। जो लड़की खुद अपनी शादी से नहीं भाग पाई, जो लड़की एक ऐसी शादी जो उसकी जोर जबरदस्ती से हुई है उससे नहीं निकल पाई, मैं किसी और लड़की को भगाने में मदद करूंगी, और यह जानते हुए भी कि जिससे मेरी शादी हुई है वह इंसान कैसा है। ये फैमिली तो मुझ पर गुस्सा है ही, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा भी बहुत खतरनाक था। वह तो अभी उसे मानसी को ढूंढना है, इसलिए मुझे धमकी देकर चला गया है। मुझे डर लग रहा है अगर मानसी अनिरुद्ध को नहीं मिली तो इसका ब्लेम भी मुझ पर आएगा और पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा। वैसे भी वह अपने परिवार और खानदान की नाम और इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर मानसी में कुछ ऐसा वैसा कर दिया फिर तो मैं अनिरुद्ध और आरुषि के सामने आवाज तक नहीं निकल पाऊंगी। हे भगवान, मदद करना।
आई होप कि मानसी अनिरुद्ध को सही सलामत मिल जाए, वरना मानसी का जो होगा सो होगा, लेकिन मेरा उससे भी ज्यादा बुरा होगा। तारांकन। एक तरफ अनिरुद्ध के आदमी मानसी को ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ अनिरुद्ध खुद मानसी को ढूंढ रहा था। उसे हर हाल में मानसी चाहिए थी, क्योंकि वह जानता है कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो उनके खानदान में एक दरार आ जाएगी और इसका सबसे बड़ा हर्जाना आरुषि को भुगतना पड़ेगा, जो अनिरुद्ध बिल्कुल नहीं चाहता, और इसलिए वह जी तोड़ मेहनत कर रहा है मानसी का पता लगाने के लिए। अनिरुद्ध के पास एक कॉल आता है। अनिरुद्ध कॉल को पिक करता है और उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। अनिरुद्ध जल्दी से कॉल को कट करता है और अपनी गाड़ी घूमता है। तारांकन। सुबह के 5 बजे आरुषि दीवार के सहारे ही मानसी के बारे में सोचते सोचते सो गई थी। कमरे का दरवाजा खुलता है। अनिरुद्ध एंटर करता है। उसके हाथ में डीप कट लगा हुआ था, लेकिन खून टपक नहीं रहा था, पर पूरा हाथ खून से सना हुआ था। अनिरुद्ध आरुषि के पास जाता है। वह एक घुटने पर बैठता है और आरुषि के चेहरे को बहुत ही मासूमियत से देख रहा होता है। आरुषि सोई हुई थी, लेकिन उसकी पलकें गीली थी। अनिरुद्ध साफ समझ रहा था कि उसके जाने के बाद आरुषि रोई है। अनिरुद्ध की नज़र आरुषि के हाथ पर जाती है, जिस पर खरोंच आई हुई थी। अनिरुद्ध जैसे ही आरुषि के उसे हाथ को टच करता है, आरुषि की नींद टूट जाती है। अपने सामने अनिरुद्ध को देखकर पहले तो आरुषि घबरा जाती है कि उस्मान सी मिली है या नहीं, लेकिन तभी आरुषि की नज़र अनिरुद्ध के उसे हाथ पर जाती है, जिस पर एक गहरा कट लगा हुआ था। आरुषि अनिरुद्ध के हाथ को पकड़कर कहती है, ये क्या है, तुम्हारे हाथ पर इतना गहरा कट क्यों लगा हुआ है? इस पर बैंडेज क्यों नहीं कि अंदर का मांस साफ दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हारी लड़ाई हुई थी? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं आए? और मानसी वह कैसी है? अनिरुद्ध सब ठीक है ना? अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। अनिरुद्ध, हाँ मानसी ठीक है, लेकिन ठीक नहीं होती अगर मैं थोड़ी देर और कर देता। वह तो भगवान का शुक्र है कि सही वक्त पर घर वालों को पता चल गया, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उसे ढूंढने निकला, वरना उसके साथ बहुत गलत हो जाता। जितनी गलती मानसी की है उतनी गलती तुम्हारी भी है। आरुषि, जैसा कि मैंने कहा था कि अब तुम इस शादी को अटेंड नहीं कर सकती, इसलिए अभी अपना बैग उठाओ और हम सुमित्रा काकी के यहाँ जा रहे हैं। तुम वही रहोगी, मैं शादी अटेंड करके रात को ही आ जाऊंगा। एक दिन सुमित्रा काकी के बिताकर हम अगले दिन गोवा के लेने के लिए। आरुषि, लेकिन अनिरुद्ध, मैंने कहा ना मेरी कोई गलती नहीं थी, और अगर तुम्हें और सब घर वालों को ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है तो मैं सबसे माफ़ी मांग लूंगी, लेकिन यह अजीब नहीं होगा कि इसके लिए हम आए हैं उसी को नहीं अटेंड कर रहे हैं। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि की बाजू पकड़कर कहता है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या इन लोगों के चेहरे पर वही खुशी होगी जो उस दिन थी जब हम यहाँ पहली बार आए थे? तुमने जो किया है उसके बाद ये लोग तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मैं भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा करूंगा, इसलिए अब ज्यादा सवाल मत करो। तुम पहले ही बहुत कुछ गलत कर चुकी हो, तुमने पहले ही मेरा सर झुका दिया है अब और नहीं। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। अनिरुद्ध फिर से आरुषि की गलती गिनवाकर और उसे पर गुस्सा करके कमरे से चला जाता है। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक फ्रस्ट्रेटेड टोन में वह कहती है, मतलब सबसे बड़ी गलती मेरी है और किसी के नहीं। वैसे तो मुझे अपनी पत्नी कहता है, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। इतने दिनों से इसके साथ रह रही हूँ, इसे मेरे बारे में जरा भी पता नहीं चला। जो लड़की शादी के बाद खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, एक रिश्ता जिसमें शुरुआत से उसके साथ गलत हुआ, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई, तुम्हारी फैमिली के सामने खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाई, तो मैं किसी और के लिए क्या लड़ाई लड़ूंगी? ठीक है, अब तो मुझे भी शादी में नहीं आना। किस किस को समझाऊंगी कि मेरी गलती नहीं है? जब खुद का पति यकीन नहीं कर रहा तो कोई दूसरा तो क्या ही करेगा? मुझे लगा था कि अनिरुद्ध मेरे लिए खड़ा होगा, मेरी साइड लेकर सबको बताया कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन आंखों में आंसू। तारांकन। अनिरुद्ध आरुषि को लेकर सुमित्रा कई के घर के लिए निकलता है। पूरी रास्ते अनिरुद्ध और आरुषि के बीच में किसी तरह की कोई बात नहीं होती, लेकिन आरुषि को अनिरुद्ध बीच बीच में देख रहा था। वह महसूस कर रहा था कि आरुषि बहुत ज्यादा हठ है, वह अपनी बात कह नहीं पाई जो कहना चाहती है, लेकिन इस समय अनिरुद्ध के पास आरुषि को उसे घर से दूर रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आरुषि की तरफ देखते हुए अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी कि मैं तुम पर यकीन नहीं कर रहा हूँ। आरुषि, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं यकीन करूँ या ना करूँ, क्योंकि चीज़ बहुत बदल गई है। उन लोगों के मन में तुम्हारे लिए एक नफरत आ गई होगी। अगर तुम वहाँ पर रुकती और उन लोगों से सामना होता तो सभी लोग तुम्हें नफरत की नज़र से देखेंगे, तुम्हें बात बात पर इंसल्ट भी किया जा सकता है, और यह मैं नहीं चाहता कोई मेरी पत्नी को कुछ कहे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि हालात को देखते हुए मैं तुम्हें सुमित्रा कई के पास छोड़ दूँ। सुबह के करीब 6 बजे अनिरुद्ध और आरुषि सुमित्रा कई के घर पर पहुंचते। सुमित्रा काकी का घर एक मामूली सा घर था, जिसके आगे एक गाय बंधी हुई थी। वह किसी शहरी इलाके में नहीं रहती थी, एक कस्बा था में रहती है।
अनिरुद्ध घर का दरवाजा खटखटा है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी होती है सुमित्रा काकी, जो कि अनिरुद्ध की मां की उम्र की ही थी, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा साधारण और बिल्कुल ग्रामीण महिला लग रही थी। उन्होंने साड़ी को भी एक अलग तरह से पहन रखा था। चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी, जो अनिरुद्ध को देखने के बाद और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। अनिरुद्ध को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अनिरुद्ध आगे बढ़ता है और सुमित्रा कई के गले लगाता है। सुमित्रा कई भी अनिरुद्ध के कसकर गले लगाती है और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, मेरा बेटा कैसा है तू? अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, मैं बहुत अच्छा हूँ माँ। आरुषि अपने मन में, अनिरुद्ध ने सुमित्रा कई को माँ क्यों कहा मेरे सामने? तो वह कई बोलते हैं, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मुझे बताने के लिए बोलते हो, लेकिन यह अपनी माँ के अलावा इन्हें माँ क्यों पुकार रहे हैं? और ऐसा क्या रिश्ता है जो सुमित्रा काकी की अनिरुद्ध को देखकर इतनी इमोशनल हो गई? और अगर अपनी माँ समान मानता है तो इनका घर इतना साधारण सा क्यों है? अनिरुद्ध को उनकी मदद करनी चाहिए एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। अनिरुद्ध आरुषि की तरह इशारा करते हुए कहता है, माँ ये क्या आपकी बहू है जिसका आपका सालों से इंतजार था? आखिरकार आपकी दुआ रंग लाए और मेरी जिंदगी में एक लड़की आ गई। सुमित्रा कई आरुषि की तरफ देखती है। आरुषि पहले उन्हें नमस्ते करती है, फिर जैसे ही उनके चरण छूती है, सुमित्रा कई आरुषि को अपने गले से लगाकर इमोशनल होते हुए कहती है, मेरी बेटी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तू मेरी अनिरुद्ध की जिंदगी में आई। मैं बता नहीं सकती कि इस पलका में कितने सालों से इंतजार कर रही थी। सुमित्रा कई आरुषि का माथा चूमती है। अनिरुद्ध खुश होता है जिस तरह से सुमित्रा कई आरुषि को प्यार दे रही थी। आरुषि भी बहुत खुश होती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है जो काफी वक्त से गायब थी। सुमित्रा कई तुम दोनों यहीं रुको, आज तो पहली बार अपनी पत्नी के साथ आया है तो स्वागत करके ही अंदर प्रवेश करना। आरुषि और अनिरुद्ध को रोककर सुमित्रा का के घर के अंदर जाती है। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखा है, आरुषि की तरफ देखती है, लेकिन वह गुस्से से मुंह फेर लेती है जिस तरह से अनिरुद्ध ने उसके साथ बिहेव किया, और अभी भी वह आरुषि की गलती ठहरा रहा है जिसके कारण उसे यहाँ लेकर आ गया। उसे आरुषि बहुत ज्यादा गुस्सा है जिससे अनिरुद्ध अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। कुछ देर में सुमित्रा काकी हाथ में आरती थाल लेकर दरवाजे पर पहुंचती है और वह अनिरुद्ध और आरुषि का स्वागत करते हैं। उसके बाद वह दोनों घर में प्रवेश करते हैं। सुमित्रा काकी आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठी है, जिस पर अनिरुद्ध उन्हें छेड़ते हुए कहता है, माँ बहू के आते हैं बेटे को भूल गई? ये तो मेरे साथ किया करती थी ना, जब भी मैं आता हूँ आप हाथ पकड़ के मुझे अपने पास बिठाते हैं। मुझे प्यार करती थी, बहू के आते ही अपने पाला बदल दिया। सुमित्रा काकी हंसते हुए, अरे इतनी क्या तेरे को जलन हो रही है? इतने सालों से प्यार दे रही हूँ, आप थोड़ा सा अपनी बहू को नहीं दूं वरना क्या सोचेगी? यह कैसे काकी है जो नई नवेली बहू को कोई प्यार नहीं दे रही है? और वैसे भी आप तो यह मुझे और भी ज्यादा, तुझे भी ज्यादा खास है, क्योंकि यह तेरी पत्नी है, मेरे बेटे की बहू है। मेरी जिंदगी में जो सबसे प्यारा है मेरा अनिरुद्ध, यह उसका ख्याल रखने वाले, उसे प्यार करने वाली उसकी पत्नी है। आरुष थोड़ा प्यार जताने दे। आरुषि की तरफ देखकर, आरुषि इसके बाद का बुरा मत मानना, इस आदत है क्यों मेरे साथ छेड़खानी करके मजाक करने की? जब भी आता है किसी न किसी बात पर मुझे तंग करता है, बहुत नटखट है, मेरा नहीं होता। सुमित्रा काकी की बात सुनकर पहले तो आरुषि हैरान होती है कि अनिरुद्ध और नटखट मस्ती मजाक करने वाला। उसके बाद वह अनिरुद्ध को देखती है जो उसके सामने बैठा हुआ था, और वह इतराते हुए अपनी आंखों को ऊपर की तरफ रोल करके एक सार्कास्टिक स्माइल करती है, जो काफी थी अनिरुद्ध को बताने के लिए कि उसे तो उसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। Please guys, this is my new channel. Please like, share, subscribe my channel for more such interesting video. Thanks for watching.